तो आज हम स्टार्ट करेंगे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर रहे हैं उनको डिटेल में डिस्कशन करेंगे। उसी के साथ एक प्रॉफिट है कि आपको जितने भी उसमें टॉपिक्स हैं या ऑप्शन है उनका डिटेल डिस्कशन हो पाएगा, तो उनकी भी कंप्लीट नॉलेज होगी। कई टॉपिक्स दोबारा रिपीट होंगे जो हम ऑलरेडी लेक्चर्स में कवर कर पाए हैं। आई होप जो हमने लेक्चर्स अपलोड किए हैं वो आप सभी कवर कर चुके होंगे। तो आगे साथ में ताकि उन चीजों का कॉरिलेशन रहेगा, जो क्वेश्चन डिस्कशन होगा तो मैं वो रेफरेंस दे पाऊंगी कि उस लेक्चर में हमने ये टॉपिक डिस्कस किया था। अलॉन्ग विद आई वांट टू टेल कि इन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा इन पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम देर इज अ पैटर्न इन रिसर्च टॉपिक और इन रिसर्च सब्जेक्ट कि वहां पे कई टॉपिक से क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। मैंने अपना एग्जाम दिया था इन 2022, तो उस ईयर 3 क्वेश्चन एज इट इज रिपीट हुए थे इन रिसर्च ओनली। और साथ में एक और पैटर्न क्या है कि जो टॉपिक कॉमन रहता है लेकिन क्वेश्चन नए तरह से जो है रीफॉर्म किया जाता है। तो इस तरह के भी कई क्वेश्चन हम देखेंगे कि जो रिपीट होते हैं या टॉपिक रिपीट होते हैं। तो वो आपके लिए पहले से ही एक जो है अच्छा है, एक पॉजिटिव पॉइंट है कि उन टॉपिक्स को भी अगर आप अच्छे से कवर करोगे देन यू कैन फील अ गुड थिंग, और आपको एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंट फील होगा कि हाँ इतना तो अगर इसमें से क्वेश्चन बनता है तो वी कैन ऑप्ट सम पॉजिटिव क्वेश्चंस। सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया गया था, सबसे पहला क्वेश्चन था कि अ रेटिंग सिस्टम दैट इज डिजाइन टू मेजर पीपल ओपिनियन। यहाँ पे आपको जो भी आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो पहले कोशिश करना कि आप 2 बार क्वेश्चन पढ़ो, फिर उसमें से भी जो टारगेटेड पॉइंट है, जो स्पेसिफिक चीजें हैं उनको आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे मेंशन किया है कि लोगों की ओपिनियन वेयर अ सब्जेक्ट कैन चूज ऑप्शन, जिसमें एक सब्जेक्ट ऑप्शन चूज कर सकता है फ्रॉम अ रेंज ऑफ रिस्पॉन्स, जिसमें हो सकता है स्ट्रांगली एग्री, एग्री, न्यूट्रल, डिसएग्री या स्ट्रांगली डिसएग्री। तो आप देख सकते हो कि काइंड ऑफ जो कोई फीडबैक फॉर्म होता है या हम किसी चीज का फीडबैक देते हैं तो इसमें इस तरह का फेनोमेना, इस तरह की क्वेश्चन आंसरिंग को रिस्पॉन्स करते हैं। तो जो अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं, इज इट अ लाइकार्ट स्केल, इज इट अ वास्ट स्केल, इज इट अ डाइकोमोटो स्केल और नॉमिनल स्केल। तो अलग अलग जो स्केल ऑफ मेजरमेंट है, सबसे पहले हम उन्हें डिस्कस करेंगे। तो 2 टाइप में हम इन्हें डिवाइड कर सकते हैं, आइदर दे कैन बी कैटेगोरिकल या डायमेंशनल या मेट्रिक कहा जाएगा। कैटेगोरिकल में आ जाते हैं नॉमिनल स्केल। नॉमिनल स्केल में क्या होगा, स्पेसिफिक नाम होगा कि जैसे जेंडर कौन सा है तो उस फिक्स रहेंगे, कोई बहुत अलग वैरायटी नहीं बन सकती है। रिलीजन है या एबीओ ब्लड ग्रुपिंग है तो उसमें आपके पास 4 ही ऑप्शन होंगे, और भी अगर आरएच में पॉजिटिव करेंगे तो नेगेटिव या पॉजिटिव होगा। तो कौन से स्टैंडर्ड में है, क्या क्लास है, या डायबिटीज मेलिटस कौन सा टाइप है, या अनीमिया। तो इसमें क्या है, फिक्स नंबर ऑफ ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होते हैं, दैट टू इन अ फॉर्म ऑफ नेम। तो इसे कहा जाएगा नॉमिनल स्केल। देन नेक्स्ट है ऑर्डिनल स्केल। ऑर्डिनल में जहां पे आपको एक ऑर्डर विजिबल होगा, हमेशा स्केल से एक ना एक क्वेश्चन यहाँ पे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा के एग्जाम में बन रहा है पीएचडी में। तो सिवियरिटी ऑफ अनीमिया कि माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है। पेन की क्या है, माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है। टीएनएम स्टेजिंग ऑफ कैंसर, तो ये सभी क्या है, एक ऑर्डर को की स्केलिंग के लिए है। देन इंटरवल और रेशो स्केल। इंटरवल में क्या होता है कि यहाँ पे कोई रेशो नहीं होता और कोई एब्सोल्यूट जीरो नहीं होता, मतलब इसमें जो मार्किंग है, जो आपका आंसर है वो नेगेटिव में भी आ सकता है ये मेजरमेंट। जबकि रेशो स्केल में क्या होता है कि रेशो पॉसिबल रहता है, आप उसे कंपेयर कर सकते हो, और यहाँ पे एब्सोल्यूट जीरो रहता है, मतलब वो चीजें माइनस में नहीं आ सकती, लाइक हाइट, वेट, एचबी। तो आप कंपेयर कर सकते हो कि इस पर्सन की हाइट इतनी है, दूसरे की इतनी है, या इस पर्सन का वेट इतना है तो दूसरे का इतना। उससे आप एज अ रेशो भी कंपेयर कर सकते हो, और उसमें एक एब्सोल्यूट पॉइंट जो है, एब्सोल्यूट जीरो एक इसमें मार्किंग रहती है। देन मोस्ट ऑफ द क्वालिटेटिव जितने भी स्केल होते हैं वो कैटेगोरिकल स्केल होते हैं। क्वालिटेटिव जैसे मैंने एमडी में प्रमेय पे कार्य किया था, तो उसमें जो है पेशेंट की निद्रा कैसी है, बहुमूत्रता, जो हमारे क्वालिटेटिव मेजरमेंट में आ जाते हैं। लेकिन जो क्वांटिटेटिव में आते हैं, जैसे कि पेशेंट का HbA1c कितना है, फास्टिंग ब्लड शुगर कितना है, बीपी कितना है, तो वो होता है क्वांटिटेटिव, तो उन्हें हम मेट्रिक स्केल में कंसिडर करते हैं। देन जो मोस्टली मेट्रिक स्केल जो होते हैं या मेट्रिक वेरिएबल होते हैं उसमें हम रेशो रखते हैं, एक्सेप्ट जो है उसे सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में हम कंसिडर नहीं करेंगे। और जो स्टेटिस्टिकली मोस्ट प्रेफरेबल स्केल माना जाता है, सबसे हाइयर हम कहेंगे, पहले मतलब सबसे मोस्ट रिलेवेंट होगा रेशो, देन इंटरवल, उससे कम ऑर्डिनल और उनसे कम नॉमिनल। अगर हमें कोई भी मेजरमेंट स्टेटिस्टिकल स्टेटिस्टिकल उसकी वैल्यू निकालनी है, या आप सभी ने अपने एमडी फाइनल ईयर के एग्जाम में अपने डेटा को एनालाइज किया होगा, तो उसमें कौन से स्केल हम मेजर करते हैं, तो उसमें किसको ज्यादा प्रेफर किया जाएगा। तो पहले आपने सबसे पहले सारे जितने भी आपके
डेटा होगा, जितना भी आपका ऑब्जेक्टिव जितना आपका डेटा रहेगा क्वांटिटेटिव नेचर का, उनको आपने पहले ग्रेडिंग बनाई, उनकी चार्टिंग बनाई है या उनका आपने बार डायग्राम सब बनाया है। लेकिन उसके बाद हम कंसिडर करते हैं इंटरवल, उसके बाद जो है आपका सब्जेक्टिव डेटा आ जाता है, तो उसको यहाँ मेंशन किया है। अब जो यहाँ चार स्केल मेंशन थे, लाइकार्ट, वास्ट स्केल, डायकोमोटस, तो इसमें मैंने पहले वास्ट स्केल का यहाँ पिक्चर मेंशन की है। ये एक्चुअली हमारे नोट्स का स्क्रीनशॉट है, आप सभी ने ये लेक्चर अटेंड किया होगा। तो वास्ट स्केल, जिसे विजुअल एनालॉग स्केल कहा जाता है, वो मेजरमेंट ऑफ पेन के लिए हम यूज करते हैं। और इसमें स्ट्रेट लाइन में इस तरह के पैरामीटर होते हैं कि स्माइली की फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू, कि नो हर्ट या लिटिल बिट हर्ट या मोर हर्ट, तो उसके थ्रू जो है, या फिर 0 to 10 की स्कोरिंग होगी जिसके थ्रू हम उसको पेन को मेजर करेंगे। तो ये हुआ वास्ट स्केल स्पेसिफिकली या मोर रिलायबल फॉर पेन। देन जो ऑप्शन ए है वही करेक्ट ऑप्शन है, उसी को करेक्ट माना जाएगा। तो ये क्यों? क्योंकि लाइकार्ट स्केल जो होता है वो हम सर्वे के लिए यूज करते हैं या एज अ फीडबैक के लिए यूज करते हैं, कि आप एग्री हैं उस चीज से, डिसएग्री हैं, जो भी हम एक कोई स्टेटमेंट है पर्टिकुलर, कोई वहां पे सिचुएशन रही है। तो इसके 5 पॉइंट होते हैं: स्ट्रांगली एग्री, एग्री, न्यूट्रल, डिसएग्री या स्ट्रांगली डिसएग्री, या इस तरह से वेरी पुअर, पुअर, एवरेज भी इसे कंसिडर कर सकते हैं। तो किसी भी एटीट्यूड, ओपिनियन या परसेप्शन के लिए लाइकार्ट स्केल यूज किया जाता है। और हमारे क्वेश्चन में भी यही मेंशन था कि जब कोई एक रेटिंग में आप पर्सन की ओपिनियन देख रहे हैं या तो उसका एटीट्यूड देख रहे हैं, मतलब उसका किसी चीज के लिए, किसी फीडबैक के अगेंस्ट, मतलब क्या वो है जो उसका रिस्पॉन्स है, तो उसमें जो भी इन्होंने मेंशन किया है उसे हम कंसिडर करेंगे, उसका सही आंसर होगा लाइकार्ट स्केल। वास्ट स्केल हमें अभी हमने डिस्कस किया, जैसे पेन की इंटेंसिटी के लिए हम वास्ट स्केल को यूज करते हैं। डायकोमोटर स्केल में क्या होता है, यहाँ पे दो ही रिस्पॉन्स रहते हैं, आइदर यस और नो। तो इसको हम कोई ओपिनियन से रिलेट नहीं कर सकते। तो इसमें है लाइक, डू यू बिलीव दैट डेथ पेनल्टी इज एवर जस्टिफाइड, तो इसमें या तो यस होगा या नो होगा, है ना। कि या फिर एंट्री योर जेंडर, तो इसमें मेल फीमेल, तो इसमें दो जिसमें हम ऐसे मेंशन करते हैं कि यस नो ट्रू फॉल्स, इस तरह की चीजें डायकोमोटस में आती है जिसमें दो रिस्पॉन्स हो, जरूरी नहीं यस नो, जिसमें दो रिस्पॉन्स हो, ठीक है। कि आपको डायबिटीज है, तो ये होगा ना यस और नो, तो उसको डायकोमोटर स्केल में जो है हम कंसिडर करेंगे। नॉमिनल स्केल में क्या है, जहां डायरेक्ट नेमिंग होती है कि जेंडर क्या है, तो जेंडर में यस या नो नहीं कहेंगे, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, कोई इस तरह का बताया जाएगा। या कौन सा कलर है, तो पर्टिकुलर आप व्हाइट, ब्लू, ब्लैक ये बताएंगे। तो या फिर डायबिटीज मेलिटस के टाइप्स, तो उसमें आप डायबिटीज मेलिटस के टाइप बताएंगे, तो वो क्या है नॉमिनल, जिसमें जो है आपका एक स्पेसिफिक कोई ऑर्डर हम यूज नहीं कर रहे हैं, तो इसे हम एग्री डिसएग्री से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, ये सही आंसर नहीं होगा। साथ में मैंने एक और चीज मेंशन कर दी है कि जब भी हम इस तरह के स्केल यूज करते हैं, हमारा डेटा होता है, तो उसमें हम कौन से सेंट्रल टेंडेंसी को यूज करते हैं। नॉमिनल के लिए हम मोस्टली मोड को यूज करते हैं। मोस्ट फ्रिक्वेंट कौन सा है नॉमिनल में, कि कौन से ज्यादा बच्चे हैं क्लास में जिनको ग्रीन कलर पसंद है ना, तो उसके लिए हम मोड यूज करेंगे। ऑर्डिनल के लिए जब डेटा आ जाता है तो हम मीडियन यूज करते हैं, है ना, तो मीडियन यूज करेंगे। इंटरवल के लिए जो है हम मीन या डेविएशन यूज करते हैं, और रेशो के लिए जियोमेट्रिक मीन या कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का यूज करते हैं। तो ये मैंने जो स्केल ऑफ मेजरमेंट वाला लेक्चर लिया है उसी के बाद में हमने ये डिटेल में डिस्कशन भी किया हुआ है। तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर था लाइकार्ट स्केल। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल द सोर्सेज दैट वर कंसल्टेड ड्यूरिंग अ रिसर्च बट नॉट साइटेड। आई होप आप सभी एमडी का अपनी थीसिस लिख चुके हैं, और जब आपने थीसिस लिखी होगी तो उसमें आप ये सभी वर्ड देखे होंगे, बिब्लियोग्राफी, रेफरेंस, सोर्स मटेरियल एंड डेटाबेस। तो बिब्लियोग्राफी क्या होती है, पहला ही एक्चुअली सही आंसर है, क्योंकि बिब्लियोग्राफी में ही जो भी आपने कंसल्ट किए हैं ड्यूरिंग द रिसर्च, जिनको आप रेफरेंस में साइट नहीं कर रहे हैं, है ना, तो वो सभी सोर्सेज को हम बिब्लियोग्राफी में मेंशन करते हैं, तो उसे बिब्लियोग्राफी कहा जाता है। रेफरेंसेस को जिनको हम साइट करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या बोल दिया, नॉट साइटेड, तो जिनको हम साइट करते हैं उन्हें तो रेफरेंसेस कहा जाता है। सोर्स मटेरियल की थोड़ा सा ब्रॉड टर्म हो गया, इसे हम स्पेसिफिक हम नहीं कह सकते कि वो सोर्सेज जिनको साइट नहीं किया गया, ये ब्रॉड टर्म हो गया, मल्टीपल चीजें हो सकती है इसमें। और डेटाबेस तो वो होता है कि जिस प्लेटफॉर्म को हमने मटेरियल यूज किया या जिसे रेफर किया या जिसमें हमने अपना कोई रिसर्च मटेरियल एक्सेस किया, वो तो मल्टीपल चीजें, उसको भी हम लिस्टेड में कंसिडर नहीं करेंगे, अनलिस्टेड सोर्स में कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि डेटाबेस तो एक इंफॉर्मेशन कलेक्शन पार्ट जो है प्लेटफॉर्म होता है। तो इस क्वेश्चन का भी सही आंसर होगा कि दो सोर्सेज वर कंसल्टेड ड्यूरिंग अ रिसर्च बट नॉट साइटेड विल बी बिब्लियोग्राफी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन था कि डैश इज अ हाईली कंसंट्रेटेड सोर्स ऑफ रिपोर्ट ऑफ रेंडमाइज
एंड क्वाजी रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल। तो हाईली कंसंट्रेटेड सोर्स, तो अलग अलग डेटाबेस होते हैं, अलग अलग सोर्स होते हैं जिन्हें हम रिसर्च स्टडी के लिए यूज करते हैं। तो अगर आपकी स्टडी जो है मोस्टली क्लिनिकल जो करते हैं, काय चिकित्सा जैसे मेरा रहा है, तो मोस्टली काय चिकित्सा में सभी रेंडमाइज या क्वाजी रेंडमाइज इस तरह की स्टडी करते हैं। लेकिन ऑब्जर्वेशन मल्टीपल टाइप ऑफ स्टडी होती है। तो रेंडमाइज आप समझते हैं जिसमें हम जो है हर रैंडमली हम अपने सैंपल्स को चूज करते हैं, उसके भी मल्टीपल क्राइटेरिया के थ्रू, आइदर रैंडम नंबर टेबल या मल्टीपल क्राइटेरिया के थ्रू। क्वाजी रेंडमाइज में क्या होता है कि उसमें आपने पेशेंट को दो ग्रुप में तो डिवाइड किया है, जैसे हम रेंडमाइज में भी करते हैं ना कि एक आपने कंट्रोल लिया है, एक ट्रायल लिया है। तो क्वाजी में भी रैंडम दो ग्रुप को हम लेते हैं, लेकिन उनको जरूरी नहीं है कि आपने रैंडमली ही सेलेक्ट किया हो। जितने भी आपके पार्टिसिपेंट हैं उनको रैंडमली नहीं करते, लेकिन ग्रुप दो लेते हैं। तो अब ये कौन से कहाँ से हमें जो है इसकी रिपोर्ट मिलेगी अगर हमारी इस तरह की स्टडी है। तो अलग अलग ऑप्शन दे दिए हैं। सो वी शुड नो अबाउट ऑल दीज सोर्सेज। वेब ऑफ साइंस, तो वेब ऑफ साइंस क्या है आप जानते हो, ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी डेटाबेस है। इसमें क्या है, आपको काफी सारा जो है एक लिटरेचर, साइंटिफिक लिटरेचर मिल जाता है। बट स्पेसिफिक हम ये नहीं कह सकते कि वो रेंडमाइज कंट्रोल स्टडी पे, आरसीटी पे ही फोकस करेगा। इस पे आपको मल्टी डिसिप्लिनरी डेटाबेस मिलता है, दैट इज वेब ऑफ साइंस। लिपिन कॉर्ड की बात करें तो इसमें भी क्या है, ये पब्लिश करता है मेडिकल जर्नल, टेक्स्ट बुक, रिसोर्सेज। बट इसमें भी हम आरसीटी स्पेसिफिकली नहीं कह सकते। सेंट्रल, इसकी डेफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिर्फ इसकी फुल फॉर्म से क्वेश्चन बन जाता है। तो फुल फॉर्म है इसकी कोक्रेन सेंट्रल रजिस्टर ऑफ कंट्रोल ट्रायल। इसके नाम में ही लिखा है कंट्रोल ट्रायल। तो ये वो डेटाबेस है जिसमें मोस्टली आरसीटी या क्वाजी रेंडमाइज ट्रायल का डेटा आपको मिल जाता है, या फिर रिसर्चर को अगर इस टाइप का डेटा चाहिए तो हम रेफर कर सकते हैं सेंट्रल को, सेंट्रल डेटाबेस को। देन एल्सेवियर, ये आपने देखा ही होगा जब भी आप स्टडी पब्लिश करते हैं। तो ये क्या है, लार्ज एकेडमिक पब्लिशर है, लेकिन इसका भी ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक आरसीटी पे ही फोकस है। तो अगर क्वेश्चन बनता है हमारा रिलेटेड टू रेंडमाइज और क्वांटजी रेंडमाइज, तो उसका सही आंसर हो जाएगा सेंट्रल, कोक्रेन सेंट्रल रजिस्टर ऑफ कंट्रोल ट्रायल्स। तो ये उसका जो है मेन पेज है, कोक्रेन सेंट्रल रजिस्टर ऑफ कंट्रोल ट्रायल्स का, जिसमें मेनली आपको इस टाइप की स्टडीज मिल जाती हैं। देन सेलेक्टिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेलेक्टिंग पार्टिसिपेंट्स कंसिडरिंग देयर अवेलेबिलिटी एट अ पर्टिकुलर टाइम एंड प्लेस इन अ रिसर्च इज फैमिलियर एज। आई होप आपने सैम्पलिंग मेथड वाला लेक्चर अटेंड कर लिया होगा, फिर भी जस्ट एक बार क्विकली गो थ्रू कर देते हैं। तो सैम्पलिंग किसे कहा जाता है, जब आप कोई नंबर ऑफ ऑब्जर्व कोई भी सैंपल्स को कलेक्ट करते हो फ्रॉम अ पॉपुलेशन, तो जिसपे आपको स्टडी करनी है, जो एक उसका एक्सट्रैक्टेड पार्ट होता है, उसे सैंपल कहा जाता है। जैसे अगर मैंने डायबिटीज के 80 पेशेंट पे काम किया, या फिर मैं अभी पैरालिसिस के 90 पेशेंट पे काम कर रही हूँ, तो वो मेरे सैंपल है। लेकिन जितनी पॉपुलेशन है, जितने ऑल ओवर द वर्ल्ड है जिनको पैरालिसिस है, वो सब क्या कहलाएंगे, पॉपुलेशन। तो एंटायर ग्रुप ऑफ द पीपल कहलाता है पॉपुलेशन। लेकिन जिसमें से आपने उसे एक्सट्रैक्ट कर लिया है थ्रू डिफरेंट मीन्स, थ्रू डिफरेंट मेथड्स, उसे आप सैंपल कहा जाएगा, जिसपे अब आप वर्क करेंगे, है ना, और उसका डेटा रिफ्लेक्ट करेगा उस होल पॉपुलेशन पे। तो कई तरह की सैम्पलिंग होती है, प्रोबेबिलिटी जिसे रैंडम सैम्पलिंग कहा जाता है, या नॉन प्रोबेबिलिटी जिसे नॉन रैंडम सैम्पलिंग कहा जाता है। तो रैंडम सैम्पलिंग में आ जाता है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक, स्ट्रेटिफाइड, मल्टी स्टेज, मल्टीफेज, क्लस्टर, कन्वीनियंट। और ये नॉन प्रोबेबिलिटी में आ जाता है कन्वीनियंट, कोटा, पर्पसिव और स्नोबॉल। बहुत क्विकली देख लेते हैं। रैंडम सैम्पलिंग किसे कहा जाएगा, जिसमें जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उनके पास इक्वल और नॉन चांसेस है कि उन्हें सेलेक्ट किया जा सकता है, कोई भेदभाव नहीं होगा। तो उसमें पहला एग्जांपल है रैंडम सैम्पलिंग का, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में क्या करते हैं कि या तो कोई, मान लो हमें देखना है कि इस क्लास के बच्चों में उनका आईक्यू लेवल कितना है, तो ऐसा नहीं है कि हम पहली सीट वाले बच्चों को ही करेंगे, क्या पता वहां सारे टॉपर बैठे हो। ऐसा नहीं हम क्या लास्ट सीट वाले बच्चों में से सिलेक्ट करेंगे, क्या पता वहां पे नहीं पढ़ने वाले, कम पढ़ने वाले बच्चे बैठे हो। तो उसके लिए हम कोई सिंपल इस तरह का, जब इक्वल प्रोबेबिलिटी मिले, सबको इक्वल एंड नॉन चांस हो सिलेक्ट होने का, उसके लिए कुछ मेथड यूज करते हैं, जैसे कि रैंडम नंबर टेबल, लोटरी मेथड। तो उसे कहा जाएगा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, जिसके थ्रू हम अपना सैंपल को चूज कर पाएंगे। या ट्रिपलेट टेबल, कई तरह के इसमें मीन होते हैं। देन नेक्स्ट है सिस्टमिक रैंडम सैम्पलिंग। सिस्टमिक रैंडम सैम्पलिंग में हम क्या करते हैं कि पहले आपने कोई एक पर्सन को जो है रेंडमली सिलेक्ट कर लिया, देन हम एक सैंपल फ्रैक्शन करते हैं जिसमें टोटल पॉपुलेशन साइज डिवाइडेड बाय टोटल सैंपल साइज। मतलब मान लो हमें एक क्लास में 100 की स्ट्रेंथ है,
लेकिन मान लो एक क्लास में 30 बच्चों की स्ट्रेंथ है, लेकिन आपको 10 का ही सैंपल चाहिए, तो आप क्या करोगे, जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास से आपके सैंपल नंबर को डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 3। तो आपने जो पहला बच्चा एक रैंडमली या तो लॉटरी मेथड से आपने सेलेक्ट कर लिया या सिंपल रैंडम नंबर टेबल से सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद हर तीसरे बच्चे को सेलेक्ट करोगे, है ना। तो हर तीसरे बच्चे को करोगे तो उसे कहा जाएगा सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग। एक पीरियोडिक इंटरवल के बाद आपने हर बच्चे को सेलेक्ट करते गए हो फ्रॉम अ लार्ज पॉपुलेशन। देन स्ट्रेटिफाइड का मतलब क्या होता है, देखो ये जो हमने सैंपलिंग की थी ना, ये उस केस में करेंगे जब हमारा जो है होमोजीनस डेटा है, कि आईक्यू पूरी क्लास में चाहे लड़का हो लड़की हो सबका आईक्यू इक्वल हो सकता है, मतलब वो वेरिएबल नहीं होगा। उनकी एज के डिफरेंस, एज चलो उनकी हाइट के डिफरेंस से, वेट के डिफरेंस से, या फिर मेल है फीमेल है तो उनकी आईक्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन स्ट्रेटा कब बनता है, जब हमारी पॉपुलेशन कैसी है, हेट्रोजीनस पॉपुलेशन है। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, हेट्रोजीनस पॉपुलेशन मतलब हमें अगर मान लो स्टडी करनी है हीमोग्लोबिन पे, कि इस क्लास के बच्चों का हीमोग्लोबिन कितना है, मान लो आपने जो बच्चे रैंडमली सेलेक्ट किए उसमें ज्यादा लड़कियां हुई, तो पूरी क्लास का हीमोग्लोबिन तो कम दिखाई देगा, है ना, क्योंकि ये क्या है, ये वो डेटा है जो हेट्रोजीनस है, मतलब जिसमें जो स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं, जितने भी हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उसमें इक्वल उसकी रेंजिंग नहीं मिलेगी। तो आप क्या करोगे इसमें, स्ट्रेटा, स्ट्रेटा का मतलब आपने ऐसे ग्रुप में डिवाइड कर लिया, छोटे छोटे स्ट्रेटा में ग्रुप में डिवाइड कर लिया जिसमें सेम क्वालिटी होती है, कि एक लड़कियों का ग्रुप डिवाइड कर दिया क्योंकि उनमें सेम टाइप का एचबी मिलेगा, एक लड़कों की लाइन डिवाइड कर दी ताकि उसमें सेम टाइप का एचबी मिलेगा। तो पॉपुलेशन को पहले तो आप स्ट्रेटा में डिवाइड करोगे, एक कॉमन उसमें डेटा में डिवाइड कर दिया ये मिक्स पॉपुलेशन को। अब उसमें से आप जो है अपने रैंडम नंबर सैंपलिंग के थ्रू सेलेक्ट कर सकते हो और फिर उसे कहा जाएगा टोटल आपका सैंपल। तो याद रखना ये वर्ड बहुत आ जाता है कि स्ट्रेटा यूज कर रहे हैं या हेट्रोजीनस पॉपुलेशन है, तब हम यूज करते हैं स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। एक होती है मल्टी स्टेज रैंडम सैंपलिंग। मल्टी स्टेज में क्या होता है, मोस्टली जैसे कोई एक बड़े लेवल पर, बड़े जोग्राफिकल लेवल पर आपको कोई एक देखना है कि उसका एजुकेशन स्टेटस कैसा है, तो इस तरह की चीजों में जो है हम क्या करते हैं, उसे मल्टीपल स्टेज में डिवाइड करते हैं, उसे कहा जाएगा मल्टी स्टेज रैंडम सैंपलिंग। जैसे आपको स्कूलिंग का क्राइटेरिया देखना है, तो एजुकेशन स्टेटस देखना है, तो आपने स्टेट में से डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड किया, मतलब जितने डिस्ट्रिक्ट है फिर उसमें से कुछ डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट किया, फिर उन डिस्ट्रिक्ट में जितने विलेज है उसमें से कुछ विलेज, तो इस तरह से 3 into 5 मतलब डिस्ट्रिक्ट में कितने विलेज है उसको डिवाइड करके, क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में ये सैम्पलिंग वाली क्लास में पढ़ाया है, एक बार आप गो थ्रू कर सकते हो। तो इस तरह की जो सैम्पलिंग होगी उसे कहा जाता है मल्टी स्टेज, जिसमें आपने स्टेजिंग कर दी है, अलग अलग स्टेजिंग पे अब आप रेंडमाइजेशन को यूज कर सकते हो। मल्टी फेज हम कब देखते हैं, जब आपको कोई क्लिनिकल प्रोसीजर या क्लिनिकल फिनोमेना के साथ वर्क करना हो, तो उसे मल्टी फेज कहा जाएगा। जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस का एक एग्जांपल बहुत फेमस है, कि आपको पहले आपने देखा कि कितने लोगों को खांसी है, फिर उसमें से कितने लोगों का जो है स्पुटम आ रहा है, फिर उसमें से कितनों का स्पुटम पॉजिटिव है, फिर उसमें से आपने सेलेक्ट किए, तो अलग अलग फेज में आप उनको लेते गए हैं पेशेंट को, फिर उसमें से कितनों के चेस्ट एक्सरे में जो है अपीयरेंस आ रही है। तो इस तरह के आप अलग अलग स्टेजिंग में करते रहे, तो मोस्टली ये क्लिनिकल प्रोसीजर के लिए, क्लिनिकल फिनोमेना के लिए यूज करते हैं। यहाँ पे एग्जांपल दिया है, जैसे प्रेग्नेंट फीमेल है जिनमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ब्लीडिंग होती है, तो उसमें देख रहे हैं कि यूपीटी किन का पॉजिटिव, तो पहले जितने भी पेशेंट आएंगे, अगर आपको देखना है कितनी फीमेल्स है जिनमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ब्लीडिंग होती है, तो उसके लिए कैसे आप सैंपल लोगे, पहले जितने भी फीमेल आ रही है उनका आपने यूट्यूब यूपीटी कराया कि पॉजिटिव है या नहीं है, तो जो पॉजिटिव है और आगे कंसेंट देकर इस स्टडी में पार्टिसिपेट करना चाहती है उनको इंक्लूड कर लेंगे। फिर उसमें आपने ट्रांसवेजाइनल जो है सोनोग्राफी कराई है, फिर उसमें देखोगे कि वायबल प्रेगनेंसी है या नॉन वायबल है। फिर जिनका वायबल प्रेगनेंसी है उनको आप आगे फॉलो करके देखोगे कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ब्लीडिंग होती है या नहीं होती, है ना। इस तरह के फिनोमेना के लिए हम यूज करते हैं मल्टी फेज रैंडम सैंपलिंग। ये तो हो गई थी हमारी रैंडम सैंपलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी में क्या होता है कि हर किसी को उतना इक्वल मौका नहीं मिलता चूज होने का, तो इसमें कई टाइप होते हैं, कन्वीनियंस, पर्पसिव, कोटा और स्नोबॉल। इसको शॉर्ट में देख लेते हैं। तो कन्वीनियंस में क्या होता है कि आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से, मान लो मुझे देखना है, मेरी यूजी पीजी क्योंकि सीएफएक्स से हुई है तो मैंने इसमें वही मेंशन किया है कि मुझे देखना है कि जो आईक्यू लेवल ऑफ ऑल ईयर ऑफ स्टूडेंट्स इन सीएफएक्स कितना है, तो मुझे चाहिए 50 का सैंपल। तो भी मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं हर जा जाके किसी से क्वेश्चनियर फिल करूं या फिर कुछ इस तरह हर क्लास में जाके बच्चों को सिलेक्ट करूं। मैंने क्या किया, मुझे पता चला कि मैथ्स में जो है हर तरह के बच्चे मतलब हर ईयर के बच्चे आते हैं और वो जाके मैथ्स में एक साथ लंच या डिनर करते हैं। तो मैं सीधा मेस में गई हूँ क्योंकि वहां हर ईयर के बच्चे आते हैं, तो मैंने उसमें से 50 बच्चों को सिलेक्ट करके अपना सैंपल बना लिया। कन्वीनियंट सैंपलिंग में क्या होता है, अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग और इजी टू एक्सेस, कि आपको इजीली उसका एक्सेस मिल रहा है, और अवेलेबिलिटी
बट इसमें नुकसान क्या है? हो सकता है कि इंटर्न्स तो अपने काम में बहुत बिजी हैं, कोई भी इंटर्न बच्चा मैथ्स में था ही नहीं उस टाइम, ऐसा भी हो सकता है। तो एक सही टाइप ऑफ सैम्पलिंग नहीं हुई, तो ये नॉन रैंडम सैम्पलिंग हुई। एक होती है उससे थोड़ी सी बेटर है कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग में भी मुझे वही काम करना है, आईक्यू देखना है हर बच्चे, हर जो है ऑल ईयर ऑफ स्टूडेंट्स इन सीबीपेक्स, जिसमें मेरा सैंपल रहेगा 50। तो मैं इसमें क्या करूंगी, थोड़ा स्ट्रेटा बना लेती हूँ, स्ट्रेटा बना देती हूँ। मैं गई हूँ कैंटीन में या मैं प्लेग्राउंड में गई हूँ, और वहां में मैंने जो है फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स का अलग ग्रुप बना दिया, सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स का अलग ग्रुप बना दिया, थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स का अलग ग्रुप बना दिया। फिर उनमें से मैंने 10-10 को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो इसे कहा जाएगा कोटा सैंपलिंग, कि मैंने वो कोटा बना दिया है, स्मॉलर बड़े ग्रुप को स्मॉल में डिवाइड करके, फिर उसको जो है रैंडम ऐसे ही सेलेक्ट कर लिया, उनको एक चांस नहीं मिला, इक्वल चांस नहीं मिला, एज इट इज सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, बहुत अच्छी सैम्पलिंग हो सकती थी, लेकिन हमने क्या किया, स्टेटा डिवाइड करने के बाद नॉन रैंडम सैम्पलिंग कर दी। देन एक होती है पर्पसिव। पर्पसिव में क्या होता है कि आपने पर्पसफुल चूज कर रहे हो पेशेंट्स को या अपनी पॉपुलेशन को। जैसे कि कई बार अभी प्रकृति परीक्षण आप सबने किया होगा। प्रकृति परीक्षण में आप घर घर तो गए नहीं होगे, आपने कोशिश की होगी कि अपने पेरेंट्स का कर लेते हैं, अपने फैमिली अपने नेबरहुड का कर लेते हैं, अपने दोस्तों का कर लेते हैं। तो इसमें क्या है, आपका प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव होता है कि आपको बस ये प्रकृति परीक्षण करना है। तो पर्पसफुल अपने दोस्तों को, कुछ लोगों को आप चूज कर लेते हैं, उसे पर्पसिव सैम्पलिंग कहा जाएगा। लेकिन ये भी बायस हो जाएगी, है ना, हो सकता है जो आपके घर वाले हेल्दी हैं उन सबकी प्रकृति में ऐसा कोई वो ना आए, मतलब एक जैसी प्रकृति वाले लोग हैं, ऐसा भी हो सकता है ना। एक होती है स्नोबॉल सैम्पलिंग, ये भी बहुत फेमस है। इसे हम क्या करते हैं, हिडन पॉपुलेशन के लिए यूज करते हैं। हिडन पॉपुलेशन जैसे कि जो सेक्स वर्कर हो गए, या फिर जिन्हें HIV एड्स है, या ड्रग इंजेक्टर्स हैं, उनके लिए हम यूज करते हैं। तो उसमें हम क्या करेंगे, इनिशियली हम एक उसको सिलेक्ट करेंगे कि हाँ ये पर्सन पता चल गया है कि हाँ भी ये HIV पॉजिटिव है। उसके थ्रू हमें नेक्स्ट टारगेट का पता चलेगा, उसके थ्रू हमें नेक्स्ट टारगेट का पता चलेगा, उसके थ्रू नेक्स्ट टारगेट का पता चलेगा। तो ऐसे करके क्या है, स्नोबॉल इसका एग्जाम्पल यहाँ पे है। जैसे स्नोबॉल जब लुढ़कती रहती है तो वो अपने आप बड़ी बनती जाती है ना, अपने आप उसका साइज बड़ा होता रहता है। तो वैसे ही इसे स्नोबॉल कहा जाता है। लेकिन ये स्पेसिफिकली जो है कुछ ही पॉपुलेशन के लिए, टारगेटेड पॉपुलेशन के लिए हम यूज करते हैं, लाइक कमर्शियल सेक्स वर्कर, इंजेक्टेबल ड्रग यूजर, या फिर HIV पॉजिटिव। तो ये आपके टाइप ऑफ सैंपलिंग होगी। अब बैक टू द क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन था सेलेक्टिंग पार्टिसिपेंट्स कंसिडरिंग देयर अवेलेबिलिटी एट अ पर्टिकुलर टाइम। तो अवेलेबिलिटी के ऊपर तो मैंने पहले ही कह दिया था। अवेलेबिलिटी का कौन सा था हमारा, कन्वीनियंस सैंपलिंग, कि मुझे मेस में सारे बच्चे मिल गए, मैंने बच्चों को उन्हीं में से सेलेक्ट कर लिया कि ठीक है ये 50 लोग जो है मेरी स्टडी में इंक्लूड हो गए। तो वो क्या है, कन्वीनियंस सैंपलिंग। ठीक है, बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी। पर्पसिव में क्या था, मैंने चूज किया कि ये मेरे पर्पस के अकॉर्डिंग, जो मेरे फैमिली मेंबर है, मेरे दोस्त है, उन्हीं पे वो स्टडी कर रही हूँ। स्नोबॉल में क्या है, जो हम हिडन पॉपुलेशन के लिए कर रहे थे, उसमें कन्वीन अवेलेबिलिटी नहीं होती, वो तो पता चलेगा धीरे धीरे पता चलेगा। हार्ड टू रीच पॉपुलेशन के लिए करते हैं। स्ट्रेटिफाइड में भी अवेलेबिलिटी नहीं होती, आपने पहले उनको स्ट्रेटा में डिवाइड किया, देन उसमें रैंडम सैम्पलिंग की। तो ये जो वर्ड इसको सजेस्ट कर रहा है, ये सजेस्ट करता है कन्वीनियंट सैम्पलिंग को। क्लियर। नेक्स्ट, इसके बाद एक क्वेश्चन बन गया था, यत सनियतो यत्र ही द्रव्यम न तत्र अनियतो गुणा। तो आप जानते हैं ये चरक सूत्र फर्स्ट का जो 15 नंबर श्लोक है, वहां का रेफरेंस है, जो समवाय, जो षड पदार्थ बताए गए हैं, समवाय च विशेषण जो गुणा द्रव्याणि कर्म च, सामान्यम च विशेषण जो गुणा द्रव्याणि कर्म च समवाय। तो लास्ट में जब समवाय का वर्णन करते हैं तो वहां कहते हैं समवायो अपृथक भावो भूम्य आदि नाम गुणामति, कि वो अपृथक भाव जिनको आप अलग नहीं कर सकते, पृथ्वी से उसकी खरता को अलग नहीं कर सकते, अग्नि से उसकी उष्णता को अलग नहीं कर सकते, वो नित्य है, यत्र ही द्रव्यम न तत्र अनियत गुणा। तो ये कहाँ से संबंधित है, ये समवाय से संबंधित है। ठीक है, ये वहां का रेफरेंस है। एक और जो क्वेश्चन बना था कि द पॉपुलेशन बेस्ड ऑब्जर्वेशनल कोहर्ट स्टडी डिजाइन, ये आप ध्यान देना, देखो क्या वर्ड कहा है, एक तो पॉपुलेशन बेस्ड है, ऑब्जर्वेशनल कोहर्ट स्टडी है। आई विश आपने टाइप ऑफ स्टडी वाला एक बार लेक्चर देख लिया होगा कि किस टाइप की स्टडी होती है, फिर उसमें रेंडमाइजेशन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशनल है, एनालिटिकल है, वो टाइप ऑफ स्टडी वाला मैंने आपको पढ़ाया है। एक बार इसे देखते हैं। तो ऑब्जर्वेशनल कोहर्ट स्टडी डिजाइन टू प्रोस्पेक्टिवली इन्वेस्टिगेट द एपिडेमोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, कि स्पेसिफिकली तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के, वो भी रिस्क फैक्टर को देख रही है और एपिडेमोलॉजी को, है ना। ऑब्जर्वेशन स्टडी की खास बात क्या होती है, कि इसमें हम कोई इंटरवेंशन नहीं कर सकते, है ना। दो टाइप को स्टडी हम डिवाइड कर देते हैं, कि कोई इंटरवेंशन होना है तो उसे हम एक्सपेरिमेंटल कहते हैं, जिसमें इंटरवेंशन होना है, एक्सपेरिमेंटल। और जिसमें कोई भी इंटरवेंशन नहीं होता उसे हम कहते हैं ऑब्जर्वेशनल।
तो ऑब्जर्वेशनल के ही टाइप थे, मैं एक बार दोबारा आपको बता देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। देखो मैंने कहा था टाइप ऑफ क्लिनिकल रिसर्च में हम देखते हैं कि वहां पे कोई इंटरवेंशन होगा या नहीं होगा, है ना। अगर इंटरवेंशन होना है तो उसे एक्सपेरिमेंटल कहा गया था, एक्सपेरिमेंटल स्टडी। अगर इंटरवेंशन कोई हमें नहीं देखना, बस हमें ऑब्जर्व करना है, तो क्या कहा जाएगा, ऑब्जर्वेशनल स्टडी, ये कहा जाएगा। अब इसमें क्या है, एक्सपेरिमेंटल में हो सकता है कि हम पेशेंट को रेंडमाइज सेलेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर रेंडमली सेलेक्ट कर रहे हैं तो उन्हें आरसीटी कहा जाता है, रेंडमली सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं तो उन्हें एनआरसीटी कहा जाता है, नॉन रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल। ठीक है। अब ऑब्जर्वेशनल में भी हमने देखा था दो टाइप की स्टडी होती है, एक एनालिटिकल। एनालिटिकल में क्या होता है, जिसमें हम एनालाइज कर रहे हैं, इसमें हमें दो ग्रुप में डिवाइड करना होगा। और दूसरी होती है डिस्क्रिप्टिव, या दूसरी कहा जाएगा डिस्क्रिप्टिव स्टडी, जिसमें हमें दो ग्रुप में डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, तो उसे डिस्क्रिप्टिव कह दिया जाता है। अब एनालिटिकल में हमने तीन टाइप देखे थे, कोहर्ट, और एनीवन कोई एग्जांपल बताएगा। केस कंट्रोल। केस कंट्रोल, और तीसरी थी, क्रॉस सेक्शन। बिल्कुल ठीक बता रहे डॉक्टर साहब, क्रॉस सेक्शनल, है ना। तो ये आप जानते हो, कोहॉर्ट जो हमारी फॉरवर्ड लुकिंग थी, प्रोस्पेक्टिव। केस कंट्रोल जो हमारी रेट्रोस्पेक्टिव हो गई, मैं जस्ट एक उसमें बता रही हूँ, और क्रॉस सेक्शन जिसमें एट अ टाइम हम देख रहे हैं। और डिस्क्रिप्टिव में हमारी आ जाती है, जैसे केस रिपोर्ट है, केस स्टडी है, जिसमें हम डिस्क्राइब करते हैं एक फिनोमेना को। इसमें क्या है, बस ऑब्जर्व कर रहे हैं। इंटरवेंशन, आपने कुछ खुद से इंटरवेंशन नहीं किया है, ये याद रखना। अगर इंटरवेंशन देते हैं तो उसे आरसीटी, नॉन आरसीटी, या क्लिनिकल ट्रायल्स, फील्ड ट्रायल, ये ट्रायल्स कहा जाता है। इसमें पहला ही वर्ड बोल दिया है ऑब्जर्वेशन, मतलब आपने कोई मेडिसिन कुछ नहीं दिया, कोई इंटरवेंशन नहीं किया, और आप देख रहे हो एपिडेमियोलॉजी और रिस्क फैक्टर ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज। तो जब हम टाइप ऑफ स्टडी पढ़ते हैं ना, तो कुछ ऐसी स्टडी है जो बहुत फेमस हुई है। अब ये बता रहे हैं, द मेजर फाइंडिंग हमें ये मिली थी कि 4-fold इंक्रीज हो जाता है कॉरोनरी हार्ट डिजीज का इंसिडेंस पर 100% अमंग हाइपरटेंसिव पार्टिसिपेंट। मतलब जो हाइपरटेंसिव पार्टिसिपेंट मिले थे, उसमें जो है 4 गुना ज्यादा चांसेस होते हैं कि उन्हें सीएचडी हो सकता है। ठीक है, ये स्टडी में मिला था। अब कई तरह की स्टडी है, इन्होंने एग्जाम्पल में दे दिया। मैडिट स्टडी, हो सकता है आपने सारी पढ़ी हो, नहीं पढ़ी हो, मैं एक बार सारी एक्सप्लेन कर देती हूँ। मैडिट 2 ट्रायल, फ्रामिंगम स्टडी, हॉट ट्रायल, और रीनल स्टडी, ये कई तरह के इन्होंने एग्जांपल बता दिए। अब पहले शुरुआत करते हैं मैडिट ट्रायल से। मैडिट ट्रायल का मतलब क्या था, मल्टी सेंट्रल ऑटोमेटिक डिफिब्रिलेटर इम्प्लांटेशन ट्रायल 2। इसमें क्या था, ये टाइप ऑफ रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल थी। इसमें क्या है, ऑब्जर्वेशन स्टडी नहीं है, इंटरवेंशन किया था। क्या देख रहे थे कि जो इम्प्लांटेबल कार्डियो वर्टर डिफिब्रिलेटर है, उसके थ्रू पेशेंट को कितना बेटर रिजल्ट मिलता है। तो इसमें इन्होंने इस तरह की स्टडी थी, जिसमें दो ग्रुप बनाए थे। एक में इन्होंने सीआरटी आईसीडी ग्रुप रखा था, और दूसरे में आईसीडी रखा था, तो डी डिफिब्रिलेटर का यूज किया था। तो दोनों में क्या है, इंटरवेंशन है, ये याद रखना। तो उसमें देख रहे हैं कि उनका जो पेशेंट विद माइल्ड कार्डिक सिम्टम है, रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन हुआ है, या क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में हो रहा है, तो उसमें अगर ये इम्प्लांट कर देते हैं वो सीआरटी आईसीडी, उससे क्या बेनिफिट मिलता है, या फिर उससे क्या रिस्क ऑफ डेथ या हार्ट फेलियर के इवेंट कम होंगे या नहीं होंगे, इस टाइप की स्टडी है। तो ये क्या थी, मैडिट। देन दूसरी एक फ्रामिंगम स्टडी थी। फ्रामिंगम में क्या थी, ये लॉन्ग टर्म पॉपुलेशन बेस्ड स्टडी थी। ये ऑब्जर्वेशनल कोहर्ट स्टडी थी, ऑब्जर्वेशनल थी, कोहर्ट थी, प्रोस्पेक्टिव थी। ठीक है, 1948 में हुई थी, टाइम भी याद रखिए। और ये क्या थी, आइडेंटिफाई कॉमन रिस्क फैक्टर ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज, कि कोई भी हमारे पास पेशेंट आ रहे इतने कार्डियोवास्कुलर डिजीज के, तो उसके क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए कोहर्ट स्टडी हुई थी, लॉन्ग टर्म इसका फॉलोअप हुआ था हेल्दी इंडिविजुअल में, कि क्या क्या कारण है जिससे आगे जाके हेल्दी इंडिविजुअल हमारे सीएचडी के पेशेंट बन जाते हैं। तो इसमें जो फाइंडिंग मिली थी उसमें यही मिला था कि जिन पेशेंट को ऑलरेडी हाइपरटेंसिव है, जो स्मोकिंग करते हैं, जिनका जो है डिस्लिपिडीमिया है, हाइपर कोलेस्ट्रॉल है, ओबेसिटी है, डायबिटीज है, उनको ज्यादा चांसेस होते हैं कार्डियोवास्कुलर डिजीज होने के। तो उनकी फाइंडिंग में यही था कि 4-fold इंक्रीज रिस्क हो जाते हैं सीएचडी के जो पेशेंट हाइपरटेंसिव है। तो इस तरह की फ्राइमिंगल स्टडी थी। तो आपको स्टडीज के बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्टली स्टडी के टाइप से बन गया है, और यही इसका सही आंसर था। क्योंकि इसमें कहा गया था कि ऑब्जर्वेशनल कोहर्ट स्टडी, जिसमें एपिडेमियोलॉजी और रिस्क फैक्टर ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज देख रहे हैं, और जिसकी फाइंडिंग में मिला था कि 4-fold चांसेस हो जाते हैं हाइपरटेंसिव पेशेंट में सीएचडी के। तो यही हमारी फैमिंगम स्टडी थी।
अब और भी जो स्टडी के नाम लिए हैं वो भी एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। एक एग्जांपल दिया है हॉट ट्रायल। हॉट ट्रायल में भी क्या था, ये रिजेंबल करती है हाइपरटेंशन ऑप्टिमल ट्रीटमेंट ट्रायल। तो ये क्या थी, ये रेंडमाइज क्लिनिकल ट्रायल थी। रेंडमाइज से आप समझ रहे हो कि इसमें इंटरवेंशन दिया गया है, ये ऑब्जर्वेशन नहीं है। तो ये देख रहे हैं कि जो लोअरिंग डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर टू डिफरेंट टारगेट लेवल इन हाइपरटेंसिव प्रेशर, कि जो हमारे ऑलरेडी हाइपरटेंसिव पेशेंट है उनमें अगर हम उनका डायस्टोलिक प्रेशर को कम करते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट मिलता है। तो एक तो ये कॉहर्ट स्टडी नहीं थी, पॉपुलेशन बेस्ड भी नहीं थी, और ना ही ये ऑब्जर्वेशनल थी। ये किस टाइप की स्टडी थी, इंटरवेंशनल आरसीटी स्टडी थी। तो इसमें इन्होंने इस तरह के पेशेंट लिए थे, और स्पेसिफिकली इनका डेटा क्या था कि इन्होंने जो है एंटी हाइपरटेंसिव का यूज किया है, और उनका टारगेट था कि उन्हें डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को कम करना है। ठीक है, ये इस टाइप की हॉट ट्रायल कहा जाता है। द रीनाल ट्रायल में क्या था, रीनाल का मतलब रिडक्शन ऑफ एंड पॉइंट इन नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज mellitus विद एंजियोटेंसिन 2 एंटागोनिस्ट लॉसार्टन। इसके इंटरवेंशन से जो है कितने एंड पॉइंट इन एनआईडीडीएम रिड्यूस हो जाता है, तो ये इन्हें देखना था। तो इस ट्रायल में इन्होंने क्या लिया है, टाइप 2 डायबिटीज mellitus नेफ्रोपैथी के पेशेंट लिए हैं, और उसमें फोकस कर रहे हैं कि उनके रीनल और जितने भी कार्डियोवास्कुलर आउटकम होते हैं उसको कैसे वो लास्ट आइटम के ट्रीटमेंट से रिड्यूस कर सकते हैं। तो अगेन ये पॉपुलेशन बेस्ड स्टडी नहीं है, ये सब पे नहीं देख रहे हैं हम, कोई फिक्स्ड अपने टारगेट ले लिया, सैंपल ले लिया, उसी पे काम कर रहे हैं। ये कोहॉर्ट स्टडी नहीं है ना, ये भी रेंडमाइज ये कंट्रोल ट्रायल हुआ। तो यहाँ पे उन्होंने जो पेशेंट थे स्पेसिफिक डायबिटीज mellitus के, तो उसमें लास्ट आइटम दिया है और दूसरे में प्लासिबो दिया है, फिर उसके वो आउटकम देख रहे हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है, हमारी कार्डियोवास्कुलर से रिलेटेड नहीं है, ये हमारी स्पेसिफिक जो है डायबिटीज mellitus के जो पेशेंट है और हाइपरटेंसिव है उसमें नेफ्रोपैथी से इंड्यूस्ड इनका इम्पैक्ट देख रहे हैं लॉ सार्टन का। बस, तो हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर था फेमिंगम स्टडी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्किल डेवलप टू प्रेडिक्ट इन्फेक्शन मॉर्टेलिटी अमंग सर्जिकल इंटरमीडिएट एंड इंटेंसिव केयर पेशेंट। तो अगर कभी आपने आईसीयू में ड्यूटी की हो, या कभी अपनी एमडी इसके टाइम पे इंटर्नशिप के टाइम पे आईसीयू में अगर कभी ड्यूटी लगी हो, तो वहां पे देखो ये सभी स्किल्स का यूज करते थे। नहीं भी क्या हो कोई बात नहीं, मैं आपको अभी बता देती हूँ, इन सभी स्किल्स का आपको आइडिया होना चाहिए। पहला इन्होंने वर्ड यूज किया है सैड पर्सन स्केल। तो सैड पर्सन स्केल क्या होता है, ये सुसाइड के रिस्क को देखने के लिए, इवेलुएट करने के लिए क्लिनिकल असेसमेंट टूल है। सैड पर्सन का फुल फॉर्म क्या आता है, सैड में देखा जाता है कि सेक्स क्या है, एज क्या है, डिप्रेशन। देन पर्सन की पूरी फुल फॉर्म है, प्रीवियस कोई सुसाइड अटेम्प्ट तो नहीं था, अल्कोहल का रेशो तो नहीं है, थिंकिंग कितनी वो है, या सेपरेटेड या सिंगल तो नहीं है, या कोई ऑर्गेनाइज प्लान तो नहीं है, या कोई सोशल सपोर्ट नहीं है जिसको, या सिकनेस। तो ऐसे करके जो है सैड पर्सन स्केल हमारा स्पेसिफिकली है सुसाइडल रिस्क टेंडेंसी को देखने के लिए, असेस करने के लिए, या मेंटल हेल्थ इवेल्युएशन के लिए, इमरजेंसी को साइकेट्रिक सेटिंग्स के लिए यूज किया जाता है। लेकिन आईसीयू में ये क्यों सोफा स्केल, तो वैसे ही बहुत फेमस है, मुझे इंटर्नशिप से क्योंकि याद था कि क्विक सिक्वेंशियल ऑर्गन फेलियर असेसमेंट इसे कहा जाता है, सोफा सिक्वेंशियल ऑर्गन फेलियर असेसमेंट के लिए हम क्या करते हैं, क्विक देखने के लिए तीन चीजें देखते हैं, बस तीन चीजें, कि रेस्पिरेटरी रेट मोर देन 22 पर मिनट तो नहीं है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर लेस देन 100 तो नहीं है, या मेंटल स्टेटस के लिए हम क्या देखते हैं, जीसीएस स्केल, तो उनका ग्लासगो कोमा स्केल जो है लेस देन 14 तो नहीं है। अगर ये सभी चीजें मिल रही है तो हम इनको स्कोरिंग देते हैं 111। अगर आपके पेशेंट में 2 = 2 या फिर दो से ज्यादा मतलब तीन, ये स्कोरिंग आ गई है, मतलब पेशेंट की हॉस्पिटल मोर्टेलिटी के चांसेस ज्यादा है। तो उसके लिए क्या देखा जाता है, ये क्यू सोफा स्केल। तो इस क्वेश्चन का यही ऑप्शन था, इस क्वेश्चन में भी यही पूछा गया था कि प्रेडिक्ट इन्फेक्शन एंड मोर्टेलिटी अमंग सर्जिकल इंटरमीडिएट, कोई सर्जरी हुई है, कोई सर्जिकल इंटरमीडिएट है, या फिर आईसीयू में कोई पेशेंट एडमिट है, उसमें आपको क्विक असेसमेंट करना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं क्यू सोफा स्कोर। एक और सॉक्रेट, सॉक्रेट पक्का आपने मैक्लियोड में तो पढ़ा होगा, है ना, या हम अपने थर्ड ईयर में हमने पढ़ा था, ये पेन असेसमेंट के लिए सॉक्रेट का यूज करते थे। तो सॉक्रेट में क्या है, पेन असेसमेंट के लिए, कि उसमें देखते हैं पेन की साइड क्या है, ऑनसेट क्या है, करेक्टर क्या है, रेडिएट कहाँ कर रहा है, एसोसिएटेड सिम्टम्स क्या है, टाइम ड्यूरेशन, एक्जिबिटिंग है, सीवियरिटी के लिए हम पेन असेसमेंट के लिए सॉक्रेट का वैसे भी यूज करते हैं, है ना, थर्ड ईयर बीएमएस थर्ड ईयर में सिखाते थे। तो तब से ये पेन असेसमेंट के लिए है। देन हिटिंग स्केल में क्या होता है, ये स्पेसिफिक जो फोर्थ ऑप्शन था हिटिंग स्केल, ये स्क्रीन आउट करने के लिए कि कोई पार्टनर वायलेंस तो वहीं पे नहीं है, कोई इंटीमेट ऐसा पार्टनर वायलेंस तो नहीं हो रहा है पेशेंट के साथ। तो कोई पेशेंट आपकी स्टडी में आता, कोई आपके उसमें आता है क्लिनिकल प्रैक्टिस इसके लिए, ट्रीटमेंट के लिए, ऑब्जर्वेशन में, तो उनसे कुछ इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपको कोई हर्ट फिजिकली तो नहीं करता, कोई थ्रेटन तो नहीं है, किसी ने धमकी तो नहीं दी है, कोई नेग्लेक्ट तो नहीं कर रहा कि आपको फैमिली से अलग तो नहीं कर दिया गया, या कोई ग्रैबिंग स्लैपिंग हिटिंग इस तरह का केस तो नहीं है। तो ये कुछ क्वेश्चनियर होता है हिटिंग स्केल में, जिसमें देखा जाता है कि भाई पेशेंट को कोई ऐसा वायलेंस तो नहीं हो रहा है किसी पर्सन के साथ,
ठीक है, तो ये भी कोई एक सोशल वर्क या इमरजेंसी सेटिंग में हम इसे यूज करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था, जिसमें हम सिवियरिटी ऑफ इलनेस देख रहे थे पेशेंट की, या उसमें सक्सेस तो नहीं हुआ, उसमें मोर्टेलिटी तो नहीं कॉज हो सकती, उसके लिए था हमारा क्यू सोपा स्कोर। क्यू सोपा स्कोर इसका सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रैंडम असाइनमेंट ऑफ सैंपल फुलफिलिंग द इंक्लूजन क्राइटेरिया इन एन एक्सपेरिमेंट हेल्प इन। कि आपने रैंडमली असाइनमेंट का क्या फायदा होता है, अगर आपने आरसीटी की है उससे क्या फायदा होता है कि जब आप पेशेंट को रैंडमली सेलेक्ट करते हो। जैसे मैंने पैरालिसिस पे की है, तो मैं, खैर पैरालिसिस के पेशेंट ही वैसे कम मिलते हैं, लेकिन जब डायबिटीज पे की है, डायबिटीज का प्रेवलेंस अच्छा है, इंसिडेंस ज्यादा है, तो उसमें क्या है, हम पेशेंट को रैंडमली सिलेक्ट करने से क्या फायदा रहेगा। कई ऑप्शन दिए हैं कि एंश्योरिंग दैट द आउटकम आर सिग्निफिकेंट। जरूरी नहीं है कि इसकी वजह से आउटकम सिग्निफिकेंट हो, गारंटी नहीं ले सकते। कई चीजों पे आउटकम जो है कई चीजों पे डिपेंड करता है, जो सिग्निफिकेंट आउटकम उसके इफेक्ट साइज पे, सैंपल साइज पे, वेरिएबिलिटी पे, कई चीजों पे डिपेंड करता है। मान लो आपने डायबिटीज के 20 पेशेंट में मैं काम कर रही हूँ, लेकिन मैंने रैंडमली सिलेक्ट किए, तो जरूरी नहीं है आउटकम सिग्निफिकेंट होगा। मान लो मेरा सैंपल साइज बहुत छोटा है, मल्टीपल चीजों पे हमारा आउटकम सिग्निफिकेंट होगा या नहीं होगा, वो डिपेंड करता है। दूसरा पॉइंट है ensuring that the each participant has an equal chance of being placed in a group। तो रेंडमाइजेशन का मतलब ये होता है कि एवरी पार्टिसिपेंट हैज इक्वल एंड नोन चांस ऑफ गेटिंग सेलेक्ट, यस, फॉर द सिलेक्शन, है ना। तो वही इसका मतलब होता है, वही इन्होंने बताया है कि हर किसी को इक्वल चांसेस मिल जाएगा सिलेक्ट होने का, कोई बायसनेस नहीं रहेगी, तो उसे रेंडमाइजेशन कहा जाता है। वही इसका मतलब है कि इससे सिलेक्शन बायस नहीं होगा, और इंटरनल वैलिडिटी भी पेशेंट जो है इंक्रीज हो जाती है। तो रेंडमाइजेशन से ये याद रखना, इंटरनल वैलिडिटी इंक्रीज हो जाती है और इक्वल चांस ऑफ पेशेंट का सिलेक्शन के चांसेस रहते हैं। तीसरा इन्होंने कहा है कि सिलेक्टिंग द कंट्रोल ग्रुप। तो रैंडम से हम कोई कंट्रोल ग्रुप का सिलेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो दोनों ही ग्रुप में आपको सिलेक्शन के लिए रैंडमाइजेशन का यूज करना होगा। तो ये भी इसका गलत आंसर है। देन तीसरा, फोर्थ लाइन उन्होंने यूज किया है डिफाइनिंग अ रिसर्च क्वेश्चन। तो आप जानते हो जो हमारा सीक्वेंस होता है, कोई भी थीसिस वर्क करते हैं तो उसमें जो स्टेप होते हैं, तो उसमें स्टार्टिंग में हम अपना रिसर्च क्वेश्चन टारगेट करते हैं, उसको डिफाइन करते हैं। तो ये तो एक सीक्वेंस ऑफ रिसर्च जो है वर्क हो जाता है, इसको हम इससे रिलेट नहीं कर सकते रैंडमाइजेशन से। ठीक है, क्लियर। तो इसका सही आंसर क्या था, एंश्योरिंग दैट ईच पार्टिसिपेंट हैज इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड इन अ। देन एक वर्ड यूज किया गया था, एक क्वेश्चन आया था, नारांजो एल्गोरिदम। नारांजो एल्गोरिदम क्या है, ये मैं आपको बता देती हूँ। ये वो एल्गोरिदम है या वो क्वेश्चनियर बेस्ड स्केल है जिसको हम एडवर्स ड्रग रिएक्शन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, इसमें 10 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें डिपेंड करता है टाइमिंग क्या है, रिएक्शन किस टाइम हुआ था, क्या और भी कॉज हो सकते हैं। मान लो पेशेंट को, जैसे कई बार बीच में होता वात विध्वंसक रस, जब मैं एमडी में थी, कि जिन पेशेंट को हम वात विध्वंसक रस दे रहे थे उनको बीपी बढ़ जा रहा था। तो कोई ऑल्टरनेटिव कोज भी हो सकता है पेशेंट नमक ज्यादा खा रहे हो सकता है पेशेंट का पहले से डिसलिपिडीमिया भी हो, और भी कोई अदर कोज हो सकता है। ड्रग लेवल कितना था, रिस्पॉन्स क्या रहा था, डोज चेंजिंग पे भी पेशेंट को क्या उतना ही बीपी बढ़ रहा था, तो डी चैलेंज पे भी क्या उसका रिस्पॉन्स था। ये सब हम देखते हैं, उसके लिए होता है नारांजो एल्गोरिदम। तो ये क्वेश्चन बेस्ड होता है, उसमें हम स्कोरिंग करते हैं, तो इसमें मल्टीपल टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं, यहाँ मैंने ये पूरा इसको इंक्लूड किया है। ठीक है, तो पहला ही इसका जो आंसर था वो सही था, एडवर्स ड्रग रिएक्शन प्रोबेबिलिटी स्केल होता है। फिर उन्होंने कहा कि क्या ये इंडिकेटर ऑफ एपिडेमोलॉजी ऑफ इन्फेक्शन तो नहीं है ऑन डिजीज बर्डन इन लोकेलिटी। कोई इन्फेक्शन के लिए या एपिडेमोलॉजी के लिए तो हम यूज करते हैं कि इंसिडेंस कितना है, प्रेवलेंस कितना है, मोर्टालिटी कितनी है, मॉर्बिडिटी कितनी है। नारंजो स्केल उससे रिलेटेड नहीं है। या असेसमेंट ऑफ टूल फॉर ग्रेडिंग इन्फ्लेमेशन। अब इन्फ्लेमेशन के लिए तो हम ईएसआर करा लेते हैं, सीआरपी कराते हैं, अलग अलग चीजें हम टूल्स यूज करते हैं, नारंजो से रिलेटेड नहीं है। फिर है सिस्टम आइडेंटिफाई हर्ब ड्रग रिएक्शन, तो ये भी उससे रिलेटेड नहीं है। इसकी भी एक्सप्लेनेशन मैंने सभी की मेंशन कर दी है कि इंडिकेटर ऑफ एपिडेमोलॉजी क्या है, तो मोर्टालिटी, मॉर्बिडिटी, इंसिडेंस, प्रिवेलेंस। ग्रेडिंग के लिए इन्फ्लेमेशन की हम कोई भी बायोमार्कर्स यूज करते हैं या हिस्टोलॉजिकल ग्रेडिंग देखते हैं अर्थराइटिस, आईबीडी आईबीडी वगैरह में। या फिर हर्ब ड्रग रिएक्शंस भी इससे रिलेटेड नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या है, नारंजो एल्गोरिदम इज यूज्ड, या फिर इज अ क्वेश्चनियर विच इज यूज्ड एज अ टूल फॉर एडवर्स ड्रग रिएक्शन प्रोबेबिलिटी स्केल। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन था हैमिल्टन रेटिंग स्केल। मैंने पीएचडी के साथ साथ एक कोर्स किया था 15 मंथ का, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से, इन एपिडेमोलॉजी, पीजी डिप्लोमा इन एपिडेमोलॉजी। तो उसमें मैंने सोरेसिस पे वर्क किया था, सोरेसिस के पेशेंट्स पे। तो उसमें मैंने साथ में ये स्केल यूज किया था, हैमिल्टन रेटिंग स्केल। क्यों किया था, क्योंकि हैमिल्टन रेटिंग स्केल के अलग अलग, अब यहाँ पे ऑप्शन दे दिए, नहीं देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है, क्या ये एंटी डायबिटिक ड्रग्स को देखता है, तो नहीं। एंटी डायबिटिक ड्रग्स किस पे काम करेगी, कि पेशेंट का ग्लाइसेमिक कंट्रोल कितना है, उसके लिए हम HbA1c देखते हैं, फास्टिंग ब्लड शुगर
जैसे मेरा जो है डायबिटीज का एमडी में काम रहा था, तो उस टाइम मैंने क्या देखा था, HbA1c, फास्टिंग, पीपी, इनको देखेंगे। एंटी हाइपरटेंसिव के लिए भी हम ब्लड प्रेशर को मेजर करेंगे। लेकिन एंटी डिप्रेसेंट के लिए और भी कई स्केल हैं, क्योंकि अभी मैं पीएचडी में अलग स्केल यूज कर रही हूँ, वहां पे मैंने हैमिल्टन यूज किया था। तो हैमिल्टन, जिसे HAM-D या HRSD कहा जाता है, हैमिल्टन रेटिंग स्केल फॉर डिप्रेशन। तो डिप्रेशन के लिए, क्योंकि सोशल ये क्या है, जो है सोरियासिस के पेशेंट में आपको कॉमनली इस तरह के सिम्टम देखने को मिलेंगे, है ना, सोशल स्टिग्मा की वजह से। तो इसलिए मैंने उस स्टडी में डिप्रेशन के लिए हैमिल्टन रेटिंग स्केल को यूज किया था इन द केस ऑफ सोरियासिस। तो क्लिनिशियन जो है इसका यूज करते हैं। इसमें भी क्या है, पूरा क्वेश्चनर होता है कि आपका मूड कैसा रहता है, गिल्ट, इंसोम्निया, एंजाइटी, मल्टीपल चीजें होती है, मैंने यहाँ पे उसे मेंशन किया है। ये पूरा स्केल में क्वेश्चनर आप देखते हो कि आपका डिप्रेस मूड एब्सेंट है, मतलब होता है नहीं होता, सुसाइडल टेंडेंसी तो नहीं, इंसोम्निया तो नहीं है, एजिटेशन, रिटार्डेशन, ऐसे मल्टीपल पूरा क्वेश्चनियर होता है जिसे हम फिल करते हैं, फिर उसकी ग्रेडिंग देखते हैं कि माइल्ड, मॉडरेट या सीवियर होगा, है ना। तो ये हैमिल्टन वर्ड से याद रखना, हैमिल्टन रेटिंग स्केल यूज होता है एंटी डिप्रेसेंट के लिए। जबकि हिपैटोप्रोटेक्टिव ड्रग के लिए भी हम हैमिल्टन यूज नहीं करते, उसके लिए अलग अलग चीजें हैं, LFT करा लेंगे, ये सब देख सकते हैं, ALT, AST, बिलरुबिन, ये करा के देख सकते हैं हेपाटोप्रोटेक्टिव ड्रग्स के लिए। तो सही आंसर है इसका एंटी डिप्रेसेंट्स। क्लियर, मतलब या फिर हमारी कोई ट्रीटमेंट ऐसा चल रहा है जिसमें आप एंटी डिप्रेसेंट्स यूज कर रहे हो, उसमें ये स्केल का हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें, द टाइप ऑफ रिसर्च ऑफन यूज टू मेजर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पॉपुलेशन एट अ सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम। मैंने ऊपर अभी डिस्कस कर लिया था कि एनालिटिकल स्टडी तीन टाइप की होती है, कोहर्ट, दूसरी क्या थी, केस कंट्रोल, और तीसरी क्रॉस टाइप था सेक्शन। उसका क्रॉस सेक्शनल। तो कोहर्ट में तो क्या होता है कि फॉरवर्ड लुकिंग स्टडी होती है, कि हम पेशेंट में देख रहे हैं कि हाँ, स्मोकिंग करने से लंग कैंसर होगा या नहीं होगा, तो वो रिस्क फैक्टर से देख रहे हैं कि आउटकम आएगा या नहीं आएगा। केस कंट्रोल में क्या है, हमें लंग कैंसर के पेशेंट मिल गए हैं, हम देख रहे हैं कि उनके रिस्क फैक्टर में, उनके जो है कॉज में क्या स्मोकिंग था या नहीं था, तो वो केस कंट्रोल हो जाती है, जो बैकवर्ड लुकिंग हो गई। लेकिन क्रॉस सेक्शन में क्या है, एट अ टाइम हम जो स्टडी कर रहे हैं, एट अ टाइम जिसमें हम पेशेंट का देख रहे हैं, प्रिवलेंस स्टडी, एक्सपोजर एंड आउटकम एट अ टाइम, उसे कहा जाता है केस, जो है क्रॉस सेक्शनल स्टडी, है ना, ये याद रखना। तो इसमें जो एग्जांपल दिए हैं, चार टाइप के एग्जांपल दिए हैं। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में भी क्या है, डिस्क्रिप्टिव एक तो पहली बात है ये, वो जो है रिसर्च हो गई ऑब्जर्वेशनल की, जिसमें आपको ग्रुप नहीं बनाते, तो ये अलग हो गई है। तो इसमें डिस्क्रिप्टिव में तो हम केस को डिस्क्राइब कर देते हैं, जैसे कोई केस रिपोर्ट हुई, सर्वे हुआ। रेंडमाइज ट्रायल में क्या होता है, उसमें भी इससे रिलेटेड नहीं है, रेंडमाइज में तो हम पेशेंट को रेंडमली सेलेक्ट करते हैं और उसमें हम इंटरवेंशन का इफेक्टिवनेस देखते हैं। कोहर्ट स्टडी में क्या होता है, एट अ टाइम नहीं देखते, वो लॉन्गिट्यूडनल स्टडी है, उसमें मल्टीपल टाइम में देखेंगे कि वो रिस्क फैक्टर आगे जाके कोई पर्टिकुलर डिजीज उत्पन्न कर पाएगा नहीं कर पाएगा, है ना। तो उसमें भी हम ग्रुप बना के पेशेंट को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, 10 साल, 5 साल तक जो है उसको असेस करते हैं कि पेशेंट में वो डिजीज होगी या नहीं होगी। लेकिन क्रॉस सेक्शन स्टडी में क्या होता है, ये वो ऑब्जर्वेशन स्टडी डिजाइन है जिसमें हम एनालाइज करते हैं ग्रुप को, जिसमें एट अ सिंगल पीरियड ऑफ टाइम, जैसे हमने दो ग्रुप ले लिए, एक में जो पेशेंट स्मोकिंग करते हैं, एक में जो पेशेंट स्मोकिंग नहीं करते, मतलब 100 पेशेंट का ले लिए, 100 पेशेंट का। उसी में देखते हैं जो स्मोकिंग करने वाले हैं, क्या उनको लंग कैंसर है या नहीं है, लंग कैंसर है या नहीं है। अब जो नहीं कर रहे हैं स्मोकिंग, उनमें देखते हैं क्या उनमें लंग कैंसर है या नहीं है। ठीक है, तो हमने एट अ टाइम देख लिया, हमने वेट नहीं किया, पीछे जाके पता नहीं किया, आगे जाके 5 साल का वेट नहीं किया, एट अ टाइम जो हम देख रहे हैं उसी को क्रॉस सेक्शन स्टडी कहा जाता है। साथ में क्या है, एक वर्ड आता है, ये AIPGT में भी क्वेश्चन बना है और PhD के एग्जाम में भी रिपीट हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि इससे प्रेवलेंस का मेजर करते हैं, कोई भी डिजीज के प्रेवलेंस का। ठीक है, ये आप ध्यान रखिए। देन, और स्नैपशॉट वर्ड भी इसी से संबंधित है, स्नैपशॉट भी इसे कहा जाता है, स्नैपशॉट ऑफ अ पॉपुलेशन एट अ मोमेंट ऑफ टाइम, क्योंकि AIPGT में 2 बार क्वेश्चन बन गया है रिसेंटली, और PhD में भी 2 बार क्वेश्चन बन गया है। तो इसका सही आंसर था क्रॉस सेक्शनल। देन, द अपेंडिक्स, अब आपने आपने MD की है, तो आपने जब भी आप केस रिपोर्ट DRC होती है या IC होती है, उसमें आपने पूरी स्टडी को डिफाइन किया होगा, दिखाया होगा, PPT प्रेजेंट की होगी। तो उसमें हम क्या करते हैं, लास्ट में रखते हैं अपेंडिक्स। तो कहते हैं अपेंडिक्स सेक्शन में क्या होता है किसी भी रिसर्च रिपोर्ट का, तो इसमें अलग अलग ऑप्शन दिए कि क्या उसकी की फाइंडिंग होती है, तो नहीं, जो भी हमारी की फाइंडिंग होगी वो तो हम अपने रिजल्ट और कंक्लूजन में रखेंगे। क्या बिब्लियोग्राफी और साइटेशन होता है, तो नहीं, बिब्लियोग्राफी और साइटेशन तो हम रेफरेंस के साथ मेंशन करते हैं। क्या उसमें सप्लीमेंट्री मटेरियल होता है या एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है, यस।
क्योंकि जो भी हमारा सीआरएस बनता है या कोई भी हमने क्वेश्चनियर यूज किया, जैसे मैंने हैमिल्टन यूज किया, तो ये सबको मैं अपेंडिक्स में लास्ट में रख देती हूँ, ये सारा अपेंडिक्स में आ जाता है। तो जितना भी सप्लीमेंट्री मटेरियल होता है ना, वो सारा हमारा अपेंडिक्स में आ जाता है। देन टेबल, फिगर, ग्राफ, तो जरूरी नहीं से हम अपेंडिक्स में रखेंगे, रख भी सकते हैं, नहीं तो हम उसे रिसर्च के साथ, आपने जो उसका रिजल्ट आया होगा रिजल्ट के साथ दिखा देते हैं, डिस्कशन के साथ हम अपने टेबल्स फिगर बता देते हैं। तो ये याद रखना, अपेंडिक्स में क्या आती है, सप्लीमेंट्री फाइल्स आती हैं, बस यही इसमें मेंशन किया है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन बना था कि एक माल न्यूट्रिशन पर सर्वे हुआ साउथ इंडिया में बाय द आईसीएमआर टीम, जिसमें उन्होंने प्रिवलेंस देखा है माल न्यूट्रिशन का साउथ इंडिया में 22%। तो हमने रख दिया प्रिवलेंस बना है 0.22 या 22%। सैंपल साइज कह रहे हैं क्या होगा जब 1% एक्यूरेसी है, तो डिजायर प्रिसीजन, एक्यूरेसी मतलब प्रिसीजन उन्होंने बता दिया है 1% है, मतलब 0.01। तो कॉन्फिडेंस लेवल जब मेंशन नहीं होता तो हम कितना लेते हैं, 95% लेते हैं, तो जेड कितना हो जाता है 1.96। जब मेंशन नहीं किया होता तो हम 95% ही लेते हैं। तो अब यहाँ पे आपको सैंपल साइज निकालना है, तो सैंपल साइज का फॉर्मूला रख सकते हो, मतलब मुझे लगता है थोड़ा विदाउट कैलकुलेटर थोड़ा मुश्किल होता है इतनी प्रिसाइज कैलकुलेशन निकालना, स्टिल क्वेश्चन आया है, आपको थोड़ा सा याद रखना। ये हमारे सैंपल साइज का फॉर्मूला होता है और उसको कैलकुलेशन करके एक्चुअल आंसर जो बन रहा है 6595, लेकिन यहाँ पे कोई भी आंसर वो था नहीं जो क्वेश्चन था, तो ये क्वेश्चन ग्रीवेंस में चला गया था आई थिंक, क्योंकि ऑप्शन दिया हुआ था, जो पहली आंसर की आई थी उसमें ए दिया हुआ था। ये 2024-25 का व्यू क्वेश्चन पेपर है, और दोबारा जो आंसर की आई है उसमें आई थिंक सी दिया था, कुछ ऐसा था, तो ये क्वेश्चन ग्रीवेंस में मुझे जितना ध्यान है चला गया था। तो इस तरह से आप जो है सैंपल साइज निकाल सकते हैं। देन अब एक क्वेश्चन आया है, लार्जर द सैंपल साइज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन अबव स्टेटमेंट, कि अगर आपने बड़ा सैंपल साइज लिया है, जैसे मैंने अभी पैरालिसिस के पेशेंट में कर रही हूँ, स्ट्रोक के पेशेंट में, तो मैंने 90 का सैंपल साइज लिया है, उससे क्या फायदा है, क्यों मैंने 20-30 पेशेंट नहीं लिए हैं, तो उससे क्या फायदा है, अलग अलग इन्होंने ऑप्शन दे दिया, अब ये इसमें से चूज करना। द स्मॉलर इज सैंपल एरर, ठीक है, तो ये वैसे सही बात है, अगर मैं मान लो कम सैंपल साइज लेती हो तो उसमें सैंपल एरर होने के ज्यादा चांसेस होते हैं, जितना बड़ा सैंपल साइज रहेगा उसमें सैंपल एरर होने के, वेरिएशन होने के, बायसनेस होने के या सैंपलिंग एरर के कम चांसेस होते हैं, ठीक है। देन दूसरे उन्होंने कहा है लेसर इज द प्रिसीजन, नहीं, सैंपल साइज बड़ा होगा तो प्रिसीजन भी तो ज्यादा हो जाता है। लोअर इज कॉन्फिडेंस इन लेवल, तो हम ये नहीं कह सकते कॉन्फिडेंस लेवल का तो इससे कोई मतलब नहीं है, मतलब हम ये नहीं कहेंगे कि सैंपल साइज बड़ा होने से कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाएगा, ये गलत स्टेटमेंट है, और नन ऑफ दी अबव। तो इसका सही आंसर क्या है कि जितना बड़ा सैंपल साइज होगा उसकी वजह से क्या होता है, हमारे सैंपल्स एरर होने के चांसेस कम हो जाते हैं। उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ मेंशन की है, तो ऑप्शन है ए। देन एक क्वेश्चन बना था कि इनमें से कौन सा पोस्ट हॉक टेस्ट नहीं है, तो टेस्ट भी जितने भी हमारे हैं उनको आप एक बार अच्छे से गो थ्रू करना, स्पेसिफिकली जितने हमारे जो टेस्ट बताए गए हैं वो उनको एक बार गो थ्रू करना, उसमें थोड़ा सा अलग आ गया है पोस्ट हॉक टेस्ट, इसमें कई सारे एग्जाम्पल बता दिए हैं। इससे रिलेटेड मैंने यहाँ पे चार्टिंग मेंशन की है कि कैसे हम पोस्ट हॉक टेस्ट को डिसाइड करते हैं, और ये सभी एग्जाम्पल पोस्ट हॉक टेस्ट के हैं। मान लो अगर 3 ग्रुप है तो फिशर एलएसडी यूज करते हैं, अगर 3 ग्रुप से ज्यादा है, अगर हम उन्हें सभी पेयर्स को कंपेयर कर सकते हैं, फिर ये देखना होगा अगर कंपेयर कर सकते हैं और हमें सीआई की रिक्वायरमेंट है तो टर्की टेस्ट यूज करेंगे, कॉन्फिडेंस इंटरवल इंटरवल की रिक्वायरमेंट नहीं है तो होम्स टेस्ट। मान लो कंपेयर हम सिर्फ कंट्रोल टू ट्रीटमेंट देख रहे हैं तो ड्यूनेट टेस्ट यूज होता है, मान लो कोई प्री डिफाइंड पेयर है उनका कंपेयर कर रहे हैं तो बॉन फेरोनी और होम टेस्ट, मतलब ये सभी क्या है, पोस्ट हॉक टेस्ट के टाइप हैं। तो इसमें अलग अलग एग्जाम्पल था, ड्यूनेट टेस्ट तो ये भी इसका टाइप है। इसको हम क्यों यूज करते हैं, जो मल्टीपल ट्रीटमेंट है हमारे अगर एक ग्रुप में, मल्टीपल ट्रीटमेंट को एक सिंगल ग्रुप में देखने के लिए। बैन फरवानी में क्या होता है, ये भी एक बहुत कॉमन पोस्ट हॉक टेस्ट है जिसमें हम मल्टीपल कंपैरिजन करते हैं। तीसरा ऑप्शन था क्रैमर्स वी, तो क्रैमर्स 5 ये नहीं है, जो ये क्या करता है, ये एसोसिएशन का मेजरमेंट देता है, मेजर ऑफ एसोसिएशन के लिए हम इसे यूज करते हैं बिटवीन टू कैटेगोरिकल वैल्यू, तो इसका जो सही ऑप्शन था क्रैमर्स, क्योंकि वो एक पोस्ट हॉक टेस्ट नहीं है। दूसरा है डनकैंस, तो ये भी एक पोस्ट हॉक टेस्ट है जिसे हम यूज करते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन था, अ रिसर्चर measured the same group of people psychological reaction while on counseling and compared to yoga therapy, मतलब उन्होंने एक ही ग्रुप में जो है काउंसलिंग भी देखी और योगा थेरेपी भी, तो जो रिजल्ट आ रहा है वो बहुत स्क्यू नेचर का आ रहा है, ठीक है। तो व्हाट टेस्ट शुड बी यूज टू एनालाइज द डेटा, ठीक है। एक तो उन्होंने बता दिया है कि ग्रुप है जिसमें सेम ग्रुप पे उन्होंने काउंसलिंग और योगा थेरेपी देख रहे हैं,
पहला ही इसमें सही ऑप्शन क्या है, विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट, क्योंकि जब हम सेम ग्रुप पे आप यूज कर रहे हो और दो डिफरेंट कंडीशन को आप देख रहे हो, योगा थेरेपी और काउंसलिंग के लिए, दैट इज विद इन अ सब्जेक्ट, या हम कहेंगे पेयर डिजाइन में, तो कौन सा यूज होता है हमारा, साइन विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट का यूज होता है। ठीक है, क्योंकि ये नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है और इसमें क्या है, स्क्यूड डेटा है। अगर स्क्यूड नहीं होता तो हम पैरामेट्रिक यूज कर सकते थे, लेकिन डेटा स्क्यूड है ना, डिस्ट्रीब्यूशन इसका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हमें नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट का यूज करना होगा, दैट इज विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट, क्योंकि इसमें एक ही ग्रुप में देख रहे हैं। ठीक है, दूसरा इन्होंने एग्जांपल दिया था इंडिपेंडेंट टी टेस्ट, तो टी टेस्ट आप जानते हो वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा में किया जाता है, तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा तो नहीं है, इन्होंने पहले ही बता दिया है, स्क्यूनेस आ गई है, स्क्यूनेस आ गई है मतलब ये नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा है, मतलब इसमें आपको नॉन जो है नॉन नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट का यूज करना पड़ेगा। डिपेंडेंट रिलेटेड टेस्ट में भी इन्होंने क्या बता दिया, डिपेंडेंट रिलेटेड टी टेस्ट भी हमारा आप जानते हो जो है ये पैरामेट्रिक टेस्ट होता है, तो इसको आप स्क्यूनेस के लिए यूज नहीं कर सकते, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा के लिए ही यूज कर सकते हैं। अगर आपने वो देखा होगा हमारे डेटा का किस तरह से स्क्यूनेस और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैन विटेड टेस्ट इन्होंने एक ऑप्शन दिया है, तो मैन विटनी ऑल दो हम जो है ये तो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, लेकिन आप जानते हो कि ये दो ग्रुप में यूज किया जाता है, और यहाँ पे इन्होंने पहले ही बता दिया कि विद इन सेम ग्रुप की, एक ग्रुप में सेम ग्रुप में यूज कर रहे हैं, तो आपको देखना है कि विल्कॉक्सन ही हमारा ऐसा है जिसको आप पेयर्ड ग्रुप में यूज करते हो, और कैसा है ये नॉन पैरामेट्रिक है, क्योंकि इन्होंने बता दिया कि स्क्यूनेस है ना। इंडिपेंडेंट टी टेस्ट, डिपेंडेंट टी टेस्ट तो पहला ही हमारा पैरामेट्रिक टेस्ट है, पैरामेट्रिक टेस्ट है। मैन विटनी है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, लेकिन ये दो ग्रुप में यूज होगा, अनपेयर्ड में यूज होगा। ठीक है, बस। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजाइन इज अडॉप्टेड व्हेन द रिसर्चर विश टू टेस्ट बिटवीन टू डिफरेंट ड्रग विद इंडिपेंडेंट इफेक्ट ऑन सेम पॉपुलेशन। दो ड्रग है, इंडिपेंडेंट इफेक्ट देखने हैं लेकिन एक ही पॉपुलेशन पे, तो जो हमने देखे थे टाइप ऑफ क्लिनिकल ट्रायल होते हैं, देखो रेंडमाइज में क्या होता है, आप जानते हो कि उसमें पहले ही हम ग्रुपिंग कर लेते हैं, उसमें मिक्स नहीं करते ट्रीटमेंट को, एक को हम कंट्रोल रखेंगे, एक को ट्रायल रखेंगे, या तो एक को प्लासिबो रखेंगे, एक को ट्रायल रखेंगे, है ना। नॉन रेंडमाइज में भी क्या होता है, उसमें आपको वो उसका इम्पैक्ट नहीं देखते। नॉन रेंडमाइज में भी क्या है, बस पेशेंट को आपने रेंडमली सेलेक्ट नहीं किया, लेकिन उसमें दो अलग अलग ग्रुप में आप पेशेंट का ट्रीटमेंट को मिक्स नहीं कर सकते। क्रॉस ओवर में भी क्या होता है, क्रॉस ओवर में देखो आपने पेशेंट को पहले मान लो ट्रीटमेंट ए दे दिया, इसको ट्रीटमेंट बी दे दिया, देन उनको मिक्स कर देंगे, फिर इसी ट्रीटमेंट ए वाले को बी दिया जाएगा और इसी ट्रीटमेंट बी वाले को ए दिया जाएगा, इस तरह होता है ना, कि आपने उसे क्रॉस ओवर कर दिया। तो इसका सही एग्जाम्पल क्या है, जब आपने दो डिफरेंट ड्रग को इंडिपेंडेंट इफेक्ट उसका देखना चाहते हो इन द सेम पॉपुलेशन, उसके लिए यूज किया जाता है फैक्टोरियल ट्रायल, क्योंकि इसी में ही हम इंडिपेंडेंट और कंबाइंड इफेक्ट दे सकते हैं, किसी दो ड्रग का भी या उससे ज्यादा ड्रग का भी देख सकते हैं, है ना। तो इसमें किस तरह का कंपैरिजन देखते हैं कि ओनली ए ड्रग काम कर रही है या ओनली ड्रग बी दे रहे हैं, दोनों ड्रग दे रहे हैं या कोई भी नहीं दे रहे हैं, इस तरह का जो है हम उसे रैंडमली असाइन करके उनके कॉम्बिनेशन का इम्पैक्ट देख सकते हैं। ठीक है, जबकि बाकी जो है मैंने आपको बता दिया कि उसमें आपको अलग अलग ग्रुप देख के उनका ट्रीटमेंट आप मिक्स नहीं कर सकते। क्रॉस ओवर ट्रायल में भी क्या है, सेम पार्टिसिपेंट रिसीव करते हैं वो ट्रीटमेंट, लेकिन उसमें क्या है साइमल्टेनियसली रिसीव करते हैं, एट अ टाइम नहीं करते कि पहले ए लिया फिर बी लेगा, बी लिया फिर ए लेगा, है ना। तो इस तरह से जो है एट अ टाइम मिक्स नहीं होता, तो इसका सही आंसर है फैक्टोरियल ट्रायल। क्लियर। देन बहुत सिंपल क्वेश्चन आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस एनोनिमिटी। एनोनिमिटी, एनोनिमस आप जानते हो, किसी को गुमनाम रखना, अज्ञात रखना, है ना। क्लिनिकल रिसर्च मतलब किसी की प्राइवेसी को रिवील ना करना, है ना। तो बस उसी को इसमें अलग अलग ऑप्शन है कि नॉट टेलिंग टेलिंग एनीवन अदर देन दोज लिस्टेड ऑन द एथिकल कंसेंट। नहीं, जिनको एथिकल कंसेंट है उनको भी नहीं बता सकते, एनोनिमस तभी तो रहेगा, अज्ञात तभी तो रहेगा। नॉट रिकॉर्डिंग द नेम ऑफ इंडिविजुअल और इंफॉर्मेशन दैट कुड रीजनेबली बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल, कि कोई भी हम उसकी ऐसी इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड नहीं करेंगे तभी उसे अनोनिमस एनोनिमिटी माना जाएगा, उसे तब हम गुमनाम रखेंगे, हम कोई भी उसकी इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड नहीं करेंगे जिससे वो आगे पहचाना जा सके। एक ऑप्शन है नॉट टेलिंग एनीवन अदर देन दोज आर लिस्टेड, ये तो वही रिपीट हो गया। गिवन टू द कमिटेड, अच्छा जो गारंटेड अप्रूवल वाले लोग हैं उनको भी नहीं बता सकते, ऑल ऑफ दीज भी गलत है ना। तो एनोनिमस वर्ड से आप समझते हो कोई अज्ञात है, किसी को अज्ञात रखना, तो इनको भी मैंने डिटेलिंग बहुत यहाँ बता दी है। 18 क्वेश्चन है, आफ्टर कंडक्टिंग अ स्टडी लुकिंग एट इफेक्टिवनेस ऑफ योग आसन फॉर स्ट्रोक पेशेंट, द रिसर्चर कंक्लूड करता है
कि योगासन हेल्प पेशेंट, कि मैंने क्या किया है, मैंने पेशेंट को योगासन किया और मैंने बता दिया कि नहीं योगासन की वजह से हमारे जो स्ट्रोक के पेशेंट है पैरालिसिस ठीक हो गया। लेकिन एक्चुअली में क्या हुआ था कि लिटरली में क्या हुआ था कि द पेशेंट डिड बेटर बिकॉज दे हैड सिंपली हैड मोर टाइम टू एडजस्ट टू देयर कंडीशन, कि उन्हें टाइम मिल गया था अपनी कंडीशन से, जो भी डिफॉर्मिटी हुई है सिवियरिटी से एडजस्ट करने के लिए उन्हें टाइम मिल गया। तो स्टडी में किस चीज की कमी है, कई पॉइंट बता दिए हैं, एक्सटर्नल वैलिडिटी, इंटरनल वैलिडिटी, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी या रिलायबिलिटी। इसको कहा जाता है इंटरनल वैलिडिटी। इंटरनल वैलिडिटी जिसमें हम जो है, जो हमारे ऑब्जर्व्ड इफेक्ट ऑफ स्टडी है वो ड्यू टू इंटरवेंशन नहीं हुए हैं, अदर फैक्टर की वजह से हुए हैं। तो आपको ये पहचानना होता है कि वो जो ठीक हो गई चीज, क्या पता उसके पीछे और कारण है। जैसे कई बार हमने पेशेंट को 15-15 20-20 दिन तक एडमिट किया, उसका ट्रीटमेंट किया, पेशेंट कहेगा हाँ हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, आराम मिल गया, मैं ठीक लग रहा है। बट ये भी तो देखो, आईपीडी में पेशेंट अपने बेड तक सीमित है, पेशेंट कहीं घूम नहीं रहा, जो उसका फैक्टर हो सकता है जिसकी वजह से उसका पेन एग्रीवेट है वो वहां पे है ही नहीं। जैसे पेशेंट घर जाता है उसका दर्द बढ़ जा रहा है। तो वो भी आपको उनको रूल आउट करना है कि कोई अदर फैक्टर तो नहीं है जिसकी वजह से उसे वहां पे आराम मिल गया एडमिट होकर। तो बहुत सारी चीजें होती है। तो इंटरनल वैलिडिटी कहा जाता है कि वो यहाँ मिस कर रही है, क्योंकि इंटरनल वैलिडिटी में आपको हर फैक्टर देखने होते हैं कि हमारे ट्रीटमेंट का क्या इम्पैक्ट हो सकता है, उस इंटरवेंशन के क्या क्या अदर जो है रिजल्ट हो सकते हैं, या किस किस चीज से वो जो है उस चीज में इम्पैक्ट मिल सकता है, मतलब ऐसे। तो ये से जो हम कंफाउंडिंग वेरिएबल माना जा सकता है कि ड्यू टू कंफाउंडिंग वेरिएबल्स को आपको रूल आउट करना है। एक्सटर्नल वैलिडिटी से नहीं कहा जाता, क्योंकि एक्सटर्नल वैलिडिटी यहाँ पे जो है जनरलाइज किसी पॉपुलेशन के लिए यूज की जाती है। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी भी नहीं कहा जाएगा, रिलायबिलिटी भी नहीं कहा जाएगा। हाँ, अब एक न्यूमेरिकल वाला मतलब एक क्वेश्चन आया था कि एसपीएसएस में एक्सेल रिपोर्ट में जो अगर लिखा है, आपने काम किया होगा अपनी एमडी की वो करते हुए, आपने जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया होगा खुद किया होगा, उसमें एसपीएसएस का यूज किया होगा। तो इसमें उन्होंने बता दिया कि अगर ऐसा लिखा हुआ है 10.574 और E05, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है E05 का कि जो डेसिमल है वो यहाँ पे नहीं है, वो डेसिमल कहाँ है, 5 वैल्यू लेफ्ट में होगा। तो 5 वैल्यू लेफ्ट में ऑलरेडी 2 वैल्यू तो आ गई है, तो 3 वैल्यू क्या होंगी, 0 0 0 और फिर, तो डेसिमल एक्चुअल में कहाँ चला जाता है, जहां पे एक्चुअल है उससे 5 वैल्यू लेफ्ट में है, ताकि ये वैल्यू दिखने में तो और लगेगी, इसलिए एसपीएसएस कैसे दिखाता है, उसको शॉर्ट करके दिखाता है। तो एक्चुअल क्या हो जाएगा, ये 0.00015, 5 वैल्यू हो गई, और सॉरी 10, 5 वैल्यू हो गई, और 574 ये वैल्यू एक्चुअल में ये है, लेकिन एक्सेल रिपोर्ट में दिखाई ऐसे जाती है। ठीक है, वही उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। क्लियर है? देन इसके बाद बता रहे हैं कि इट इज नॉट ट्रू अबाउट द क्रॉनबैक अल्फा। क्रॉनबैक अल्फा क्या होता है, जैसे मान लो मैं स्ट्रेस पे काम कर रही हूँ, तो मैं एक अपना नया क्वेश्चनियर बनाती हूँ, या मैं प्रकृति पे काम कर रही हूँ तो मैं एक नया अपना, वैसे तो ऑलरेडी वैलिडेटेड बहुत सारे प्रकृति पे क्वेश्चनियर है, लेकिन मैंने एक द अलीशा नाम का क्वेश्चनियर बनाया कि ये प्रकृति असेसमेंट के लिए है, कई सारे उसमें क्वेश्चनियर के टूल्स मैंने डाल दिए। कैसे पता चलेगा कि वो ठीक है या नहीं, है ना, वो रिलायबल है या नहीं? तो उसकी रिलायबिलिटी के लिए, उस टूल की रिलायबिलिटी के लिए हम यूज करते हैं क्रॉन बैक अल्फा, है ना, उसकी रिलायबिलिटी के लिए। तो इसी में अलग अलग पॉइंट आ जाते हैं। तो क्रॉन बैक अल्फा इज अ मेजर ऑफ इंटरनल कंसिस्टेंसी दैट इज हाउ क्लोजली रिलेटेड टू अ सेट ऑफ आइटम और एज अ ग्रुप आर यूज इन अ साइकोमेट्रिक एजुकेशन या सोशल साइंस रिसर्च। स्पेसिफिकली इन्हीं के लिए यूज होता है, कोई साइकोमेट्रिक एजुकेशन से रिलेटेड, कि जो आपने ग्रुप ऑफ डेटा बनाया है, या कोई स्केल, या कोई आपने जो टेस्ट बनाया है, क्या वो रिलायबल है उस कंडीशन को असेस करने के लिए या गलत है ना, उसे कहा जाता है। तो कई कई सिचुएशन में उसी टूल को यूज किया जाता है और ये क्रॉनबेक अल्फा निकाल के देखा जाता है। तो इसमें क्या होता है, इसकी रिलायबिलिटी देखता है, याद रखना वर्ड रिलायबिलिटी देखता है, कि वो उसको रिलायबल है या नहीं, वैलिडेट नहीं करता, ये रिलायबिलिटी देखता है, ये वर्ड याद रखना मल्टी आइटम स्केल को। तो इसमें इस तरह से क्रॉनबेक अल्फा के फैक्टर होते हैं। मोर देन, अगर आपके जो क्रॉनबेक अल्फा, मान लो मैंने अपनी उसकी टेस्टिंग कराई है, रिलायबिलिटी टेस्ट कराया क्रॉनबेक अल्फा से, मतलब उसका हमने चेक किया है, तो वो अगर बार बार मोर देन 0.90 आ रहा है तो मतलब उसकी कंसिस्टेंसी एक्सीलेंट है, इसके बीच में आ रहा है तो गुड है, अगर लेस देन 0.50 आ रहा है तो वो अनएक्सेप्टेबल है, वो मेरा जो अलीशा प्रकृति फैक्टर है वो जो है असेसमेंट टूल है वो नहीं माना जाएगा। ठीक है, उसके लिए हमें क्या देखना होता है, उसकी रिलायबिलिटी के लिए क्रॉनबैक अल्फा, क्रॉनबैक अल्फा, ठीक है, ये याद रखिए। देन अलग अलग ऑप्शन दिए गए थे कि इट इज अ मेजर ऑफ वैलिडिटी। नहीं, क्वेश्चन क्योंकि क्या बना था
कि इनमें से गलत क्या स्टेटमेंट है, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। तो पहली स्टेटमेंट है, इट इज अ मेजर द इंटरनल कंसिस्टेंसी ऑफ अ टेस्ट और स्केल। हाँ, उसकी इंटरनल कंसिस्टेंसी देखने के लिए कि वो जो सेट ऑफ मैंने क्वेश्चन रखा है क्या वो सही है, उस चीज को मेजर करने के लिए नहीं है। क्रॉनबेक अल्फा इज यूज ऑफ वैलिडिटी, ये क्वेश्चन याद रखना, वो वैलिडेट नहीं करता, वो वैलिडेट नहीं करता, वो रिलायबिलिटी देखता है। ये याद रखना है ना, इसलिए मल्टीपल चीजें हैं रिसर्च में, आपको याद रखनी होगी। इट इज एक्सप्रेस एज अ नंबर बिटवीन 0 to 1, हाँ ये 0 to 1 के बीच में एक्सप्रेस किया जाता है। क्रॉनबेक अल्फा अगर हमारी 0.85 है, इसका मतलब है हमारा क्वेश्चनियर गुड रिलायबल है। तो सही बात है, अगर हमारा है तो गुड रिलायबल है, तो आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कौन सा रिलायबल, एक्सेप्टेबल है, गुड है, एक्सीलेंट है, पुअर है। ठीक है, तो ये सारी स्टेटमेंट का जस्टिफिकेशन हो गया कि इसमें से गलत स्टेटमेंट हुई वैलिडिटी वाली, क्योंकि ये वैलिडेट नहीं करता। तो मैंने इनको भी बहुत अच्छे से इसमें एक्सप्लेन कर दिया है, पूरे इन फैक्टर्स को यहाँ बता दिया है। देन नेक्स्ट, इसके बाद अ रिसर्चर विश टू कंडक्ट अ सर्वे ऑफ पीएचडी स्कॉलर टू इन्वेस्टिगेट कैप स्टडी। कैप स्टडी वो देख रहे हैं, ठीक है, लेकिन मेन इसमें क्या है, उन्होंने एक लिस्ट ऑफ ऑल यूनिवर्सिटी पीएचडी स्कॉलर मंगवा ली, और उसमें से 100 पे उनको जो है रेंडमली वो सिलेक्ट कर रही हैं, किसके थ्रू, रैंडम नंबर टेबल के थ्रू। बस इसी वर्ड पे याद रखना है कि वो रैंडम नंबर टेबल को के थ्रू सेलेक्ट कर रही हैं। तो कौन सी इसे सैम्पलिंग कहा जाएगा, एनीवन, जिसमें हमने सिंपल लॉटरी रैंडम। मेथड, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, क्योंकि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में ही तो हमने लॉटरी मेथड या रैंडम नंबर टेबल का यूज करते हैं। सिस्टमेटिक में तो क्या हुआ था कि पहले हमने रैंडम सेलेक्ट कर लिया, फिर उसके बाद जो हम एन वैल्यू होती है उसको तीसरा 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 या जो भी एन वैल्यू होगी उसको सेलेक्ट करेंगे। कोटा में तो हमारी टोटली नॉन रैंडम सैम्पलिंग होती है कि हमने उसके कोटा बना लिए, 10-10 पेशेंट को उनको डिवाइड कर दिए और फिर उसमें से सिलेक्ट कर दिए। क्लस्टर में क्या है, क्लस्टर में उस टाइप से देखते हैं, ये भी एक नॉन रैंडमाइज सैम्पलिंग है। तो इसमें जो रैंडमाइज सैम्पलिंग के दो ही एग्जाम्पल है, सिस्टमेटिक और सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, उसमें भी सही आंसर होगा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। तो उसका पूरा जस्टिफिकेशन यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। व्हाट इज द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स आर डिसएडवांटेज ऑफ ऑनलाइन सर्वे। अगर आप कोई भी ऑनलाइन सर्वे करते हो, क्योंकि आज के टाइम जैसे कोविड के टाइम में हुआ था, मोस्ट ऑफ द सर्वे जो है ऑनलाइन कंडक्ट हुए थे, उसके क्या डिसएडवांटेज थे। ऑप्शन में है, द पॉपुलेशन जिसे हम वो जो है जिसे हम उसमें एक्सप्लेन, मतलब जो हमने पेशेंट को जो भी पॉपुलेशन को लिया है, दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड, कैन नॉट बी डिस्क्राइब, उनको आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते अच्छे से। अगर आप ऑनलाइन, अगर आप घर घर जाके सर्वे करते हो तो आप अच्छे से डिस्क्राइब भी कर सकते हो कि हाँ उसके अलग अलग फैक्टर्स को बता सकते हो, लेकिन अगर आप ऑनलाइन सर्वे कर सकते हो करते हो तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो फॉर्म किसने फिल किया है ना। जितना क्वेश्चनियर होगा उतनी ही इंफॉर्मेशन मिलेगी, क्वेश्चनियर से अलावा आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, तो आपको कंप्लीटली डिस्क्राइब नहीं कर सकते। इसमें क्या है, क्वेश्चनियर हैज टू बी डिजाइन, हाँ ऑनलाइन सर्वे करते तो क्वेश्चनियर बनाना पड़ता है। ओनली पीपल इन वन ज्योग्राफिकल एरिया कैन बी रिसर्च, ऐसा नहीं है, ऑनलाइन में तो आप नेट के थ्रू कितना ही भेज दो, तो ये तो गलत स्टेटमेंट हुई, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ऑनलाइन तो आप किसी भी कंट्री में भेज सकते हो, किसी दूसरे देश के कोने में भेज सकते हो। इट इज स्लो एंड एक्सपेंसिव, ये भी गलत है। ये फास्ट होता है, व्हाट्सएप ग्रुप तो वैसे ही बहुत फास्ट होता है, और एक्सपेंसिव तो नहीं है, बहुत सस्ता होता है, घर घर नहीं जाना पड़ेगा, इतनी सारी चीजें, रिसोर्सेज बच जाएंगे। लेकिन इसमें डिसएडवांटेज क्या है कि उन लोगों को आप जो है कंप्लीटली डिस्क्राइब नहीं कर सकते। ठीक है, उसी की एक्सप्लेनेशन मैंने नीचे मेंशन की है। देन अब इसमें कह रहे हैं विच टाइप ऑफ ग्राफ इज डिस्प्लेइंग कैटेगोरिकल वेरिएबल्स, कई सारे वेरिएबल्स की कैटेगरी को बता देता है। तो ये होता है हमारा पाई चार्ट। जैसे अगर मुझे देखना है कि मेरी स्टडी में कितने जो है हिंदू है, मुस्लिम है, सिख हैं, तो मैं इस तरह का जो है कैटेगरी बना देती हूँ कि हाँ भी ये इतने हिंदू थे, इतने मुस्लिम थे, इतने क्रिश्चियन थे, इतने सिख, तो वो अलग अलग हमने जो है उसकी वो बना दी कि एक ही साथ जो है कैटेगोरिकल वैल्यू मैंने दिखा दी, जितने टाइप ऑफ पेशेंट हमारे उसमें थे, तो इसी को पाई चार्ट कहा जाता है। तो इसमें परसेंटेज की फॉर्म में हम सिंगल कैटेगोरिकल वेरिएबल को, एक ही वेरिएबल को दिखा रहे हैं। उसमें आप ये नहीं बता सकते कि जो हमारे जितने पेशेंट हिंदू थे वो मेल थे या फीमेल थे, ये नहीं बता सकते। आप बस बता सकते हो एक ही वैल्यू को कि या तो वो मेल थे, फीमेल थे, या फिर वो हिंदू थे, मुस्लिम थे, क्रिश्चियन थे, वो अलग अलग तरह के, मतलब एक ही वेरिएबल को आप बता सकते हो किसके थ्रू, जो हमारा, मैंने आपको बहुत डिटेल में ये डेटा प्रेजेंटेशन वाला ऑलरेडी लेक्चर अवेलेबल है आपके उसमें, तो आप उसे एक बार प्लीज गो थ्रू कीजिए। तो पाई चार्ट के थ्रू आप एक किसी को बता सकते हो। स्कैटर डायग्राम नहीं है, इसका गलत ऑप्शन होगा, क्योंकि स्कैटर डायग्राम के लिए आपको दो वेरिएबल्स का रिलेशनशिप बताते हो कि जो है सोने से कफ बढ़ता है या नहीं, वात व्यायाम करने से वात बढ़ता है या नहीं, तो वो दो डिफरेंट वेरिएबल को इसमें आप उसका एसोसिएशन देखते हो।
रिलेशन देखते हो। देन लाइन डायग्राम में क्या है, एक ही ट्रेंड को आप टाइम से रिलेटेड होता है ये, इसमें आप वेरिएबल को टाइम से रिलेटेड दिखते हो तो उसे लाइन डायग्राम कहा जाता है। और हिस्टोग्राम में क्या होता है, हिस्टोग्राम में तो आप उसका डिस्ट्रीब्यूशन उस तरह से बताते हो कंटिन्यूअस वेरिएबल्स का। तो इसमें हिस्टोग्राम में आप कई चीजें भी बता सकते हो, उसमें मल्टीपल वेरिएबल्स को भी बता सकते हो। मान लो ये आपने हिस्टोग्राम में एक एज के अनुसार बना दिया, फिर एज के अनुसार आपने कलर चेंज करके ये मेल है, ये फीमेल है, ये मेल है, फीमेल है, तो कई वेरिएबल्स को आप बता सकते हो हिस्टोग्राम के थ्रू। एक वेरिएबल को बताने वाला हमारा पाई चार्ट है। एक ये आता है, थोड़ा मैंने कहा क्योंकि रिसर्च से रिलेटेड भी क्वेश्चन बन जाते हैं, तो अटल इनोवेशन मिशन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, इंडिया फ्लैगशिप इनिशिएटिव टू क्रिएट और प्रमोट कल्चरल इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, क्योंकि 2024 में ये बहुत फेमस था। एंटरप्रेन्योरशिप को जो है फेम वो करने के लिए और उसको प्रमोट करने के लिए थ्रू आउट द कंट्री, कौन सा जो है इसमें से फॉलो होता है, मतलब किसका वो एक टारगेटेड है। तो इसमें कई एग्जांपल दिए, नीति आयोग, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप नहीं कर रही है, उसका टारगेट नहीं है अटल इनोवेशन मिशन। ये रिसर्च का क्वेश्चन आ जाता है, ये नीति आयोग का पार्ट है। अब नीति आयोग क्या है, इसकी डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये क्या है, एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन सेक्रेटरी बॉडी है जो 2015 में एस्टैब्लिश हुई थी बाय एन एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन टू रिप्लेस प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन को हटाने के लिए, तो कई जगह आप देखोगे प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग में क्या डिफरेंस है, कौन बेटर है, कौन बेस्ट है, किसने क्या बेटर किया, उसके कई सारे आपको वो मिल जाएंगे। इनके चेयरपर्सन होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये इसकी पूरी बॉडी बनाई है, बताई है। इसके पिलर्स में क्या आता है, प्रो पीपल, प्रो एक्टिविटी, पार्टिसिपेशन, इंक्लूजन ऑफ ऑल, एम्पावरिंग, इक्वलिटी, ये सारे, ट्रांसपेरेंसी, ये इसके पिलर्स में आता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो कॉपरेटिव फेडरलिज्म है उसको और बढ़ाया जाए, विलेज लेवल प्लानिंग है, हर लेवल पे जो है हम बेटर मॉनिटरिंग कर सके और फ्रेमवर्क को और डेवलप कर सके। और इसके की इनिशिएटिव में आ जाता है एक तो लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट, देन नेशनल डेटा एंड एनालिटिक प्लेटफॉर्म भी इसके इनिशिएटिव में आता है। इसे मल्टीपल इनिशिएटिव लिए हैं नीति आयोग ने। मेथनॉल इकोनॉमिक प्रोग्राम, विमेन एंटरप्रेन्योरशिप, अटल इनोवेशन मिशन भी नीति आयोग का ही एक इनोवेशन है, ठीक है, याद रखना, अटल इनोवेशन इनोवेशन जिसमें उन्होंने जो है एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट किया है। देन नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, पोषण अभियान भी नीति आयोग के थ्रू ही होता है, पोषण अभियान के वही सारे जो है प्रोग्राम्स चलते हैं। डिजिटल इंडिया भी नीति आयोग का इनिशिएटिव है, याद रखना। एस्पिरेशनल एस्पायरेशनल जो है ये डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम्स भी इसी का पार्ट है, बस। देन हाँ, एक क्वेश्चन आता है, डिपेंडेंट वेरिएबल्स दैट आर नॉट रिलेटेड टू द पर्पस ऑफ स्टडी बट मे अफेक्ट द डिपेंडेंट वेरिएबल आर टर्म्ड एज। तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात कर रहे हैं, जो जो है उसका कोई स्टडी के उससे रिलेटेड तो नहीं है, पर्पस ऑफ स्टडी से, बट वो डिपेंडेंट वेरिएबल को भी इफेक्ट कर सकते हैं। तो इन्हें क्या कहा जाता है, चार चीजें बताइए, को फाउंडर और जो है कन्फाउंडर्स, एक्सट्रानियस वेरिएबल, नॉन प्रोबेबल वेरिएबल और एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल। तो मैंने पूरी एक चार्टिंग मेंशन की है, अलग अलग जो वेरिएबल के टाइप है और उनके एग्जांपल, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो एक बार आप रीड आउट कर लेना। इसका आंसर है एक्सट्रेनियस वेरिएबल, क्योंकि ये वो वेरिएबल होता है जो डिपेंडेंट वेरिएबल पे को अफेक्ट करता है लेकिन कोई पर्पस ऑफ स्टडी से रिलेटेड नहीं होता। जैसे एग्जांपल इन्होंने बताया है कि हम देखना चाहते हैं कि जो हमारा टीचिंग मेथड है उससे स्टूडेंट की परफॉर्मेंस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन एक ऐसा वेरिएबल है जिससे कहीं ना कहीं वो हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल पे इम्पैक्ट करेगा, कि स्टूडेंट की स्लीप क्वालिटी। हम तो स्टूडेंट को बहुत अच्छे से पढ़ाना चाह रहे हैं लेकिन स्टूडेंट की नींद ही पूरी नहीं हुई है, तो स्लीप क्वालिटी भी तो उसकी परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट करेगी। तो इसे कहा जाता है एक्सट्रेनियस वेरिएबल। बाकी को फाउंडर आप जानते हो, मतलब वो वेरिएबल होते हैं जो हमारी स्टडी को इम्पैक्ट कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। जैसे मैं देख रही हूँ कि जो पेशेंट है और जो कितने लोग हैं, दो ग्रुप मैंने ले लिए, एक ग्रुप में कि वो स्मोकिंग करते हैं उनको लंग कैंसर होगा या नहीं, दूसरे ग्रुप में जो स्मोकिंग नहीं करते उनको लंग कैंसर होगा या नहीं। तो उसमें को फाउंडर देखने पड़ेंगे ना, कन्फाउंडर कहा जाता है, देखने पड़ेगा कि मैंने एक ही स्टडी में सारे मेल पेशेंट तो नहीं ले लिए हैं, है ना, या एक ही स्टडी में मोर देन 65 के पेशेंट तो नहीं ले लिए हैं। तो और भी जो है लंग कैंसर को सिर्फ स्मोकिंग क्योंकि एक रिस्क फैक्टर नहीं हो सकता, और भी मल्टीपल फैक्टर है जो लंग कैंसर कॉज कर सकते हैं, तो उनको भी आपको रूल आउट करना है, तो उन्हें कंफाउंडर कहा जाता है। तो कंफाउंडर ये ध्यान देना है, ये उसे नहीं कहा जाएगा।
इसे नॉन प्रोबेबल वेरिएबल भी नहीं कहा जाता और एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल भी नहीं कहा जाएगा। तो इसका सही आंसर था एक्सट्रेनियस वेरिएबल। देन एक क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन एक्चुअली गलत हुआ था, इसमें दो ऑप्शन सही थे इसके स्पियरसन रैंक टेस्ट के, तो उसको डिस्कस नहीं कर रहे। ऑब्जेक्टिव ऑफ डैश एनालिसिस इज टू मेक अ प्रेडिक्शन अबाउट द डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन इट्स कोवेरिएंस विद ऑल द कंसर्न इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये कहा जाता है मल्टीपल रिग्रेशन के लिए। मल्टीपल रिग्रेशन ही है जिसमें आप एक वैल्यू प्रेडिक्ट करते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल की, और जिसके लिए आप दो या उससे ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल को यूज करते हैं। तो मल्टीपल रिग्रेशन में ही होता है, जो इन्होंने पूरी स्टेटमेंट वाइज भी ऐसा, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा की पीएचडी में बहुत कॉमन है, कई बार स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ जाते हैं, उसमें आपको फिल करना होता है, तो वो आपको स्टेटमेंट से पहचानना होगा, तो मतलब उसका मतलब आपको सारे ऑप्शन का पता होना चाहिए। तो मल्टीपल रिग्रेशन में ही हम ऐसा वेरिएबल लेते हैं, उसकी वैल्यू प्रेडिक्ट करते हैं कई अदर वेरिएबल के थ्रू। मल्टी एनोवा में ऐसा नहीं होता, उसमें आप ग्रुप डिफरेंसेस देखते हैं मल्टीपल डिपेंडेंट वेरिएबल के थ्रू। कोनानिकल जो है कैनोनिकल में भी ऐसा नहीं होता, उसमें भी आप रिलेशनशिप देखते हैं टू सेट्स ऑफ वेरिएबल में। मल्टीवेरिएट में भी ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसमें भी आप क्या करते हो, दो एक या उससे ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल को देख के उसका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करके उसकी वेरिएशन जो है देखते हैं। तो इसका सही आंसर था मल्टीपल रिग्रेशन। क्वेश्चन है, when a probability distorted change in the behavior of a person or group is attributed to their being observed। ये कह रहे हैं कि पर्सन जो है अपना बिहेव चेंज कर लेता है जब उसे पता चल रहा है कि मुझे कोई देख रहा है। मान लो आपको डेली सुबह 10-10 घंटे या 12-12 बजे तक सोने की हैबिट है, लेकिन आप घर आए हो, घर पे पूरी फैमिली ऑब्जर्व कर रही है, तो आप सुबह 6 बजे उठना, 8 बजे उठना शुरू कर देते हो, है ना। तो अपने आपने बिहेवियर को चेंज कर लिया क्योंकि आपको लग रहा है कि कोई आपको ऑब्जर्व कर रहा है। उसे क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन 2 बार हो चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे कहा जाता है हॉथरॉन इम्पैक्ट, हॉथरॉन इफेक्ट कहा जाता है। जैसे कि ये बहुत कॉमन होता है, जो हमारी कोहर्ट टाइप ऑफ स्टडी होती है ना, उसमें अगर हम देख रहे हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं कि स्मोकिंग से लंग कैंसर होता है या नहीं, है ना। तो जिस ग्रुप में आपने स्मोकर लिए हैं, क्या हमारी नॉन इंटरवेंशनल स्टडी है, कोहर्ट ऐसी स्टडी है, इतनी अनएथिकल स्टडी होती है कि हम पेशेंट को मना नहीं करेंगे कि तुम स्मोकिंग बंद कर दो। हम कहेंगे ठीक है आप स्मोकिंग करते रहो, हम 10 साल बाद देखेंगे कि आपको लंग कैंसर होता है या नहीं होता, है ना। मान लो पेशेंट ने स्मोकिंग ही छोड़ दी, तो उसे कहा जाएगा हॉथरॉन इम्पैक्ट, है ना। उससे तो साइज पे भी इम्पैक्ट पड़ता है, तो हॉथरॉन इफेक्ट कहा जाता है, ठीक है। तो ये कहाँ से आया है, ये ओरिजिन हुआ है कि हॉथरॉन वर्क फैक्ट्री थी। तो यहाँ पे यूएसए में वर्क फैक्ट्री थी, तो उसमें देख रहे थे कि वर्कर्स की कितनी प्रोडक्टिविटी है। तो वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी अपने आप बढ़ गई जब उन्हें पता चला कि उन्हें ऑब्जर्व किया जा रहा है। तो उसे हॉथरॉन कहा जाता है कि पहले वर्कर्स इतना काम नहीं कर रहे थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कोई ऑब्जर्व कर रहा है तो अपने आप प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई, तो इसे कहा जाता है हॉथरॉन। जस्ट अ सेकंड में अभी दोबारा ज्वाइन करती हूँ। ओके, आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ये बाकी ऑप्शन इसके सही इम्पैक्ट नहीं है, आंसर नहीं है, इसका आंसर है हॉथरॉन इफेक्ट। क्वेश्चन था हाउ ऑफन एंड हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड ऑन अ विजिट। क्वेश्चन क्या आया है कि कितनी कितनी बार, या हाउ मच टाइम, कितना समय तक या कितनी बार आप जो है हर विजिट में टाइम स्पेंड करते हो। तो ये स्टेटमेंट किस तरह के क्वेश्चन का एग्जांपल है, तो टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, तो जैसे लीडिंग क्वेश्चन है, करेक्ट क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, डबल बैरल क्वेश्चन है। तो ये किसका टाइप है, देखो आप ध्यान देना, इसमें दो चीजें पूछी गई है, हाउ ऑफन और हाउ मच टाइम, तो दो चीजें पूछ ले रही हैं। तो ये किस टाइप का क्वेश्चन है, डबल बैरल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन नहीं है। सिंपल क्वेश्चन में तो आपने सीधा पूछेंगे कि आपको ये मेडिसिन लेके अच्छा लगा या नहीं लगा, या क्या आप ये खाते हैं नहीं खाते, वो सिंपल क्वेश्चन हो जाता है, लीडिंग क्वेश्चन, है ना, कि आपको यहाँ पे दर्द है या नहीं है। और इसमें क्या है, आपने दो क्वेश्चंस को मिक्स कर दिया, ऑफन और हाउ मच टाइम, कितनी देर के लिए और कितनी बार, तो वो आ जाता है आपका डबल बैरल के आंसर में। ये लीडिंग क्वेश्चन भी नहीं है, करेक्ट भी नहीं है, सिंपल भी नहीं है। देन इसके बाद, डैश इज एन इंटरनल कंसिस्टेंसी प्रोसीजर यूज्ड फॉर मेजरिंग द रिलायबिलिटी ऑफ अ रिसर्च इंस्ट्रूमेंट। तो रिसर्च इंस्ट्रूमेंट की रिलायबिलिटी देखने के लिए जो है कौन सा प्रोसीजर यूज किया जाता है, तो मैं आपको बता देती हूँ डायरेक्टली, जो हमारा स्पिट हाफ टेक्निक है ना,
कोई भी प्रोसीजर देखने के लिए वो यूज किया जाता है। जैसे हमारी जो मशीन है कि वो वेट ठीक दिखा रही है नहीं दिखा रही, तो उसके लिए जितने भी मान लो 100 स्टूडेंट्स का वेट मेजर किया, उसको क्या करेंगे हम, दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, है ना। ये इसमें एग्जांपल दिया गया है कि आपने दो में डिवाइड कर दिया गया। मान लो एक तरफ आपने इवन रख दिया कि जिनकी इवन नंबर आया है, इवन वैल्यू आई है, एक तरफ आपने रख दिया ऑड वैल्यू आई है, फिर उन पे जो है आप एनालिसिस करोगे। तो उसे कहा जाता है स्प्लिट हाफ टेक्निक। कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट की, या क्वेश्चनियर है, कोई टेस्ट है, वैसे तो मैंने वेइंग मशीन अलग बता दी, लेकिन ये क्वेश्चनियर और टेस्ट के लिए देखने के लिए कि जो हम कोई इंस्ट्रूमेंट यूज करें कि वो जो है उस प्रोसीजर के लिए रिलायबल है या नहीं है, तो उसके लिए स्प्लिट हाफ टेक्निक। बाकी जिनका भी नाम किया है, टेस्ट टेस्ट से नहीं करेंगे, पैरेलल टेस्ट भी नहीं कहेंगे, लिंकन टेक्निक भी नहीं कहेंगे। देन डैश इज अ रेफरेंस रिपोजिटरी ऑफ आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी टर्मिनोलॉजी। आप सभी जानते हैं जो हमारी एएसयू टर्मिनोलॉजी है, मॉर्बिडिटी कोड्स हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने लॉन्च किए हैं, उसे क्या कहा जाता है, नमस्ते पोर्टल, है ना। नमस्ते पोर्टल की डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है, नेशनल आयुष मॉर्बिडिटी एंड स्टैंडर्डाइज्ड टर्मिनोलॉजीज इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल। ये एक डिजिटल रिपोजिटरी है जिसे हमारी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने लॉन्च की थी, जिसमें हमारी जितनी भी टर्मिनोलॉजीज हम यूज करते हैं, क्योंकि हम कोई भी रिसर्च आर्टिकल में लिखती हूँ तो हमेशा जो भी मुझे उससे संबंधित बताना है कि दोष प्रकोप हुआ है, या क्षीण हुआ है, या ये उसके स्रोतागमन हुआ है, स्रोतावरोध हुआ है, तो उनको एज इट इज मैं इंग्लिश में अपने आप से नहीं लिख सकती। उसके लिए मुझे जाना होगा नमस्ते पोर्टल पे। नमस्ते पोर्टल पे मैं वो वर्ड सर्च करूंगी, और उसके लिए हमारी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने नमस्ते पोर्टल पे कौन सी टर्मिनोलॉजी मेंशन की है, मैं उसी को अपने रिसर्च आर्टिकल में क्योट कर सकती हूँ। ऐसा होता है, तो उसको कहा जाता है नमस्ते पोर्टल। और भी वर्ड यूज इन्होंने इन्होंने किए हैं। WHO, ये नमस्ते पोर्टल का पेज है ना, वहां पे इस तरह की टर्मिनोलॉजीज देखनी है, या सिद्धा है, आयुष है, यूनानी है, वो सब मेंशन किया है। कब हुआ था, सेकेंड, कब हुआ था, तो इसके लिए याद रखना 17/10/2017 को लॉन्च हुआ था। WHO ICD-11 भी इसके बारे में पता होना चाहिए, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज है, जो WHO ऑर्गेनाइजेशन ने जो है डेवलप किया है। और ये सभी के लिए है, ये एलोपैथी मॉडर्न साइंसेस के लिए है, आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी के लिए नहीं है। ठीक है, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज। एक और ऑप्शन दिया है ICD-11 फॉर मोर्टालिटी एंड मॉर्बिडिटी। इसी में इस तरह की टर्मिनोलॉजीज होती है कि हम उसे क्लासिफाई करते हैं। जब भी आपने अपनी क्लिनिकल ट्रायल को रजिस्टर किया होगा, तो रजिस्टर करते हो आप उसका आईसीडी भी मेंशन करते हो। एक ऑप्शन दिया है आपको निक्षय। तो निक्षय क्या है, नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम है। इसको भी हम जो टीबी के मॉनिटरिंग और मैनेजमेंट के लिए यूज किया जाता है। तो निक्षय किससे संबंधित है, ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम से संबंधित है, ये याद रखना, क्योंकि इन सबका भी तो पता होना चाहिए। पर्स वर्ड आया है एक और ऑप्शन, तो पर्स का मतलब क्या है, प्रमोशन ऑफ यूनिवर्सिटी रिसर्च एंड साइंटिफिक एक्सीलेंस। ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने जो है इसको लॉन्च किया है, और ये रिसर्च कैपेसिटी को एनहेंस करने से रिलेटेड है। ये आप याद रखिए। ये पर्स का मैंने पेज मेंशन किया है, प्रमोशन ऑफ यूनिवर्सिटी रिसर्च एंड साइंटिफिक इम्पैक्ट। तो नमस्ते पोर्टल हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर था। देन द डेटा एंड ट्रीटमेंट रिलेटेड टू डिजीज बेस्ड ऑन आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी मेडिसिन हैव बीन इंक्लूडेड इन WHO ICD-11। तो अभी जो है हमारी WHO ICD-11 के साथ जो है ट्रेडिशनल मेडिसिन मॉड्यूल भी लॉन्च हुआ है। लेकिन कौन सा हुआ है, 1, 2 है, 11, 13, तो ये 2 लॉन्च हुआ है। ठीक है, ये याद रखना, मॉड्यूल 2 लॉन्च हुआ है। क्लियर। डैश इज ऑल्सो नोन एज ओगाइव, ये 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, कि AIPHT में भी क्वेश्चन आया था। तो ये ओगाइव जो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डायग्राम के लिए कहा जाता है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जिसमें क्यूमुलेट करके, मान लो स्टूडेंट जो है क्लास में कितनी देर लेट आते हैं, तो उसमें इसको क्यूमुलेटिव बनाते जाएंगे। देन रिपोर्टिंग गाइडलाइंस फॉर रिपोर्ट रेंडमाइज। हाँ, ये देखो पूरा का पूरा ही चार्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जितने भी ट्रायल्स होती हैं उनके रिपोर्टिंग गाइडलाइंस आप किसे प्रेफर करते हैं। आप कोई भी, आप जब भी केस आर्टिकल पब्लिश करते हैं, कोई भी आर्टिकल पब्लिश कर रहे हैं, तो जो भी आपकी स्टडी का टाइप है उसी के अकॉर्डिंग तो उसकी गाइडलाइन को मेंशन करते हैं, उसी को तो सारे यूज करते हैं। तो आप जानते हो हमारी रेंडमाइज ट्रायल के लिए तो बहुत फेमस, बहुत कॉमन है, आप सभी ने अगर RCT किया है तो अपनी MD थीसिस में यूज किया होगा, दैट वन इज कॉन्सर्ट गाइडलाइंस। ठीक है। और अलग अलग का यहाँ पे मैंने पूरा चार्टिंग टेबल मेंशन कर दी है। RCT के लिए कॉन्सर्ट यूज करते हैं, ऑब्जर्वेशनल के लिए स्ट्रॉब यूज करते हैं, सिस्टमैटिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस के लिए प्रिज्मा यूज करते हैं, केस रिपोर्ट के लिए केयर गाइडलाइन यूज करते हैं, डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी के लिए स्टार यूज करते हैं, मेटा एनालिसिस के लिए मूव यूज करते हैं, इकोनॉमिक इवेल्युएशन के लिए चीयर्स यूज करते हैं,
एक्सपेरिमेंटल एनिमल रिसर्च के लिए अराइव यूज करते हैं। तो ये सारा ही आपको याद रखना है, किसी से भी क्वेश्चन बन सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हम रेंडमाइज ट्रायल के लिए कॉन्सर्ट कंसोलिडेटेड स्टैंडर्ड्स फॉर रिपोर्टिंग ट्रायल्स यूज करते हैं। इन क्लिनिकल ट्रायल द सेफ्टी एंड टॉलरेबिलिटी ऑफ न्यू ट्रीटमेंट को इवेलुएट करने के लिए कौन से फेज में करते हैं? फेज वन। तो क्लिनिकल ट्रायल का ऑल्दो बहुत डिटेल मैंने लेक्चर लिया हुआ है, प्लीज गो थ्रू दैट, क्योंकि हमेशा क्लिनिकल ट्रायल से एक नए क्वेश्चन जरूर बन जाता है। देन कह रहे हैं कि विच इज नॉट द फोकस एरिया ऑफ WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन। ये बहुत जनरलाइज क्वेश्चन बन गया। इसका मतलब आपको सारे फोकस एरिया का पता होना चाहिए। तो सारे फोकस एरिया क्या है वो मैंने मेंशन किए हैं। एविडेंस एंड लर्निंग, उनका भी बहुत डिटेल मेंशन किया है। डेटा एनालिटिक्स, सस्टेनेबिलिटी एंड इक्विटी, और चौथा है इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। आपको ये चार याद रखने हैं। तो इसमें से गलत ऑप्शन क्या हुआ? जेंडर इक्वलिटी। जेंडर इक्वलिटी को टारगेट नहीं करता, वो ये चार चीजें हैं जिनको फोकस करता है। एविडेंस एंड लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स, सस्टेनेबिलिटी, एंड इक्विटी एंड इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी को फोकस करता है। ये चार याद रखिए। द कंपोनेंट द कॉम्पिटेशनल मेथोडोलॉजी, जिससे आजकल क्वेश्चन बनने लगे हैं, क्योंकि दैट ट्राइज टू आइडेंटिफाई द बेस्ट मैचिंग बिटवीन टू मॉलिक्यूल। कौन सा हम कंप्यूटर बेस्ड मेथोडोलॉजी यूज करते हैं जिसमें टू मॉलिक्यूल, एक लाइगेंड होता है, रिसेप्टर होता है, तो उसके लिए फेमस है, क्या कहा जाता है इसे? मॉलिक्यूलर डॉकिंग कहा जाता है। मॉलिक्यूलर डॉकिंग, ठीक है, मैंने इसमें किया था वर्कशॉप अटेंड, लेकिन उतना बहुत उसकी जो सिस्टमेटिक है, किस तरह के उसकी वो की जाती है, उसका बहुत बड़ा पूरा मेथड होता है। तो मॉलिक्यूलर डॉकिंग कहा जाता है, जिसमें कंप्यूटर बेस्ड जो है टेक्निक के थ्रू हम रिसेप्टर बाइंडर उसको उसकी डॉकिंग कराते हैं। तो ये उसके कई सारे स्टेप हैं, जस्ट गो थ्रू कर सकते हैं। देन आता है इम्पार्ट, किसे कहा जाता है? IMPPAT। तो ये क्या है? एक लार्जेस्ट डेटाबेस है ऑन फाइटोकेमिकल ऑफ इंडियन मेडिसिनल प्लांट टू डेट। ठीक है, तो ये क्या है? लार्जेस्ट एक डेटाबेस है रिलेटेड टू इंडियन मेडिसिनल प्लांट, ये याद रखिए। तो ये इसका सेकंड ऑप्शन ठीक है, क्योंकि डेटाबेस फॉर फाइटोकेमिकल प्लांट्स के लिए ये उसका पेज है। इम्पैक्ट इंडियन मेडिसिनल प्लांट फाइटोकेमिस्ट्री एंड थेराप्यूटिक्स। आपको अगर इसकी फुल फॉर्म याद है तो बाकी चीजों की समझ आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर CPCSCA गाइडलाइन द यूसेज ऑफ एनिमल फॉर एक्सपेरिमेंटेशन विच ऑफ द फॉलोइंग। जब हम CPC गाइडलाइन की डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है, फिर जब भी आपको एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले क्या कंसिडर करना है कोई भी एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर में? तो उसमें कह रहे हैं कि एनिमल लोएस्ट ऑन हाइपो फाइलोजेनेटिक स्केल, जिसमें ज्यादा आपको सही वैलिडेट रिजल्ट मिले। हाईएस्ट ऑन फाइलोजेनेटिक स्केल, इंटरमीडिएट ऑन फाइलोजेनेटिक स्केल, या नन ऑफ द अबव। तो देखिए, जब भी हम कोई भी CPCA गाइडलाइंस के थ्रू स्टडी करते हैं तो उसमें उन्होंने मेंशन करते हैं कि आपको 3 आवर्स का यूज करना है। 3 आवर्स में होता है कि या तो रिप्लेस करके देखो कि आपको एनिमल ना यूज करना पड़े, कोई ऑल्टरनेटिव मिल जाए। फिर रिडक्शन, कि ज्यादा एनिमल यूज ना करो, थोड़े करने पड़े। रिफाइनमेंट, कि उनको कम पेन हो, कम डिस्ट्रेस हो, इनका यूज करते हैं। तो इसे कहा जाता है फाइलोजेनेटिक स्केल, एनिमल लोएस्ट ऑन फाइलोजेनेटिक स्केल विच में गिव साइंटिफिक, जिनका जो साइंटिफिक वैलिड डेटा दे सके। जैसे कि कौन से फाइलोजेनेटिक स्केल वाले लोएस्ट में आ जाते हैं? इनवर्टिब्रेट्स, रोडेंट। तो इनको यूज करो। इसका मतलब नहीं है जो बड़े बड़े एनिमल्स को यूज करो, जो रोडेंट्स हैं, इनवर्टिब्रेट्स को लोएस्ट ऑन फाइलोजेनेटिक स्केल आप समझते हो ना, कि जो उसके थ्रू है, जो पूरा स्केल होता है, तो उसमें सबसे लोअर वालों को आपको चूज करना चाहिए। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही। ये था आपका AIPGT 2024-25 का क्वेश्चन पेपर, उसको हमने लैबोरेटली यहाँ पर डिस्कस किया है। इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। एनीवन, कोई भी क्वेरी? ओके, नेक्स्ट मैं आगे कोशिश करूंगी कि जितने बाकी भी आपके हैं बचे हुए हैं, जैसे ही प्रिपेयर हो, क्योंकि मुझे ये एक क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर करने में, एक ही उसका वो प्रिपेयर करने में अराउंड 8 आवर्स लगे हैं, 7 to 8 आवर्स। लेकिन आई ट्राई जितना बेस्ट हमारे डेली लेक्चर हो पाए, और मैं जितने हमारे 4-5 पेपर हुए हैं अब तक 2021 से, उनको एक्सप्लेन करूँ। ठीक है, तो इसी में क्या है, हमारे मल्टीपल टॉपिक इंक्लूड हो गए हैं। आपने भी अभी तक सारे अपने प्रीवियस ईयर को अटेम्प्ट कर लिया होगा, क्योंकि उन्हीं के बेस पे आप देखना, एक पूरा ये ट्रेंड है कि वो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, या उस टॉपिक से बार बार रिपीट होके क्वेश्चन बन जाते हैं। तो एक बार सभी को आप अच्छे से गो थ्रू कर लोगे ना, तो उसका बहुत ही एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा आपके अपकमिंग 19 का जो एग्जाम है फॉर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। स्टिल इफ देर इज एनी क्वेरी देन यू कैन आस्क।